क्यों है? जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। किसान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान जरिया वारिफ और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। और क्या हमारे साथ बारिशें हैं? क्या हमारे साथ बिल्कुल है, मौसम है? यस बिल्कुल है। हाँ, मतलब इनके विद इन कपल आवर्स एंड डेज कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी वैसे सुबह इस्लामाबाद में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कहा यह गया है कि अब कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, केपीके में, इस्लामाबाद में, मरी में और बेशतर मैदानी इलाकों में जो है वो बारिशें शुरू होने वाली हैं। और स्पेशली जो वो इलाके जिनका जिक्र मैंने पहले किया, वहां तो गरज चमक के साथ है जनाब। क्या बात है, गरजेंगे भी बरसेंगे भी। ये हैं वो बादल जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। आइसोलेटेड शावर्स मैं फिर से कहूँगा, चूँकि प्री मानसून और मानसून थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें, और वो हमारे डीजी मेट साहब ने भी हमें उस दिन एक्सप्लेन किया था। लेट्स सी कहाँ कहाँ पर बारिश होती है और कहाँ कहाँ पर कुछ वक्फे से बारिश होती है। ये वक्फे से बारिश का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और 23 जून तक प्री मानसून और इंशाल्लाह उसके बाद प्रॉपर मानसून। देखते हैं कितना ताकतवर सिस्टम है जो कि पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और चूंकि ज़रा पहले इंडिया एंड देन पाकिस्तान, थोड़ा सा ऐसे डिफाइन होता है ये सिस्टम। शुएब, इस बार आप मॉनसून इस्लामाबाद में गुजारेंगे क्योंकि गालिबन इंशाल्लाह जब हमने लास्ट ईयर शो स्टार्ट किया था तब हमने बाद में मॉनसून के बाद मॉनसून आई थिंक वी स्टार्टेड इन मॉनसून बिकॉज़ E11 की जो बारिश हुई तो मैं इस्लामाबाद में था। अच्छा, तो इसलिए मतलब आपने देखी है, क्योंकि अमूमन कराची में रहने वाले गो के आप इस्लामाबाद से ही हैं, लेकिन जब कराची में वक्त गुजार लेते हैं तो यकीन जानिए आपको बारिश की एक बूंद का एहसास होता है। और इस्लामाबाद वाले माशाल्लाह इस सिलसिले में लकी हैं। तो लेट्स सी कि मौसम अच्छा होने वाला है। और फिर जो कल आपका समोसे खाने का दिल कर रहा था वो मैंने कल नहीं खाए ना, क्योंकि देखें बारिश नहीं हो रही। खाएंगे? अच्छा, थैंक यू सो मच। प्लान ये हुआ था बारिश होगी तो समोसे खाए जाएंगे। मसला ये है कि बारिश जब होती है, जब मैं पहुंचता हूँ समोसे बिक चुके होते हैं सारे। तो ये भी चक्कर है जनाब। मैं आपको बताऊंगी समोसे कहाँ से खाने हैं। ठीक है, आप मुझे कहीं बंगाली समोसा नहीं, और का समोसा खिलाऊं। चलें ठीक है जी, चलें जी, समोसे यहीं पे खत्म करते हैं। और वो समोसे कि जिनके लिए पकाने के लिए तेल की जरा जरूरत होती है, जरा उधर बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो पाकिस्तानी है वो तो वैसे ही जब तक कौरमे के ऊपर तरी ना हो, 2-2 किलो घी बह ना उनको मजा नहीं आता ग्रेवी डालकर खाने में, और वो फिर ऊपर से सालन में चम्मच से डालते हैं। लेकिन ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, मामला जरा बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ी खबर है। वफाकी वज़ीर बराए खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब भी कहते हैं कि 2018 में कर्जों पर सूद की अदायगी का जो बिल है वो 1499 अरब रुपए था और अगले साल तरक्याती मंसूबों पर 800 अरब खर्च होंगे। लेकिन हाँ, तेल की तरह मैं ये सोची थी तो खबर मैंने दूसरी अनाउंस कर दी है। अभी बताती हूँ आप लोगों को जी, खुदरी तेल के हवाले से खबर। अच्छा, आप इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करना चाह रही हैं? बिल्कुल। ओके, बिल्कुल ठीक है, प्लीज। नहीं, अब आप बताइए। ठीक है, तो जनाब जो बात हम करें ऑयल की, चूंकि जरा खुदनी तेल के मुतालिक हम जब बात करते हैं हम इंपोर्ट करते हैं। जब बात इंपोर्ट की तो अब बराबर मुल्क से हमें अब तेल मिलेगा। और हम बात करें 10 बैरी जहाज़ों की जो कि आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इंडोनेशियन सदर को 10 जून को टेलीफोन किया था। और अब हम देख रहे हैं कि वो जो बहरी जहाज़ हैं उससे मुतालिक काम हो रहा है और वो बहरी जहाज़ यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इंडोनेशिया एंड मलेशिया, यहाँ से 2.5 लाख मैट्रिक टन खुर्दनी तेल पाकिस्तान को फराहम किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द की दरख्वास्त पर इंडोनेशिया के जो वज़ारत तजारत उन्होंने कहा है कि जो तमाम मुतालिका अमूर है उनको निपटाया जाए और जल्द से जल्द ये बहरी जहाज़ यहाँ पहुँचाया जाए। एक बहरी जहाज़ वहाँ से निकल चुका है, बाकी इंशाल्लाह वहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये खुर्दनी तेल की फराहमी के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त है जो कि ज़रिया आपने जिसका हवाला दिया। लेकिन करना आपने यह है कि प्लीज़ अपने तेल की कंजम्पशन को कम करें। वो गाड़ी के तेल की बात भी मैं कर रहा हूँ और खाने के तेल की बात। और अच्छा, ये दोनों अगर सूरतों से देखा जाए तो बेहतर है। ये हम कोई आपको तजवीज़ फजूल की नहीं यहाँ पर नहीं दे रहे हैं कि आपको लेक्चर झाड़ना शुरू कर दें। बस सिर्फ इस मामले पर ये कहना आपसे चाह रहे हैं कि जितना हम लोग अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे किफ़ायत शुआरी के साथ अपने घर के जो कहते हैं ना कि मौशी पॉलिसियाँ बनाएंगे तो उन घर की बेहतरीन मौशी पॉलिसियों से पूरे इलाके की मौशी पॉलिसी बेहतर हो सकती है। इलाके का दारोमदार शहर पर होगा, शहर का सूबों पर, सूबों का मुल्क पर होगा। तो चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको इस मामले से रिलेटेड खबर दी है, लेकिन एक और अहम मामला है जिसका जिक्र हम आपसे लाजमी करेंगे। अब जनाब वो है कि वफाकी वज़ीर बराए खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि 2018 में कर्जों की पर सूद की अदायगी का बिल तकरीबन 1500 अरब रुपए थे और अगले साल तरक्याती मंसूबों में 800 अरब रुपए खर्च होंगे और इस साल 1100 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है वजारत पावर को।
और ये कहा गया जो बिलिंग का निज़ाम है वो बड़ा फरसूदा निज़ाम है। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर रेट्स रिवाइज हों तो उसका जो मामला है वो जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट ईयर पर आता है, ये इतना डिले आ जाता है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे और कर्ज़ों की बात भी करेंगे। जो कहा जा रहा है कि माजी की हुकूमत ने कर्जे लिए, रिकॉर्ड कर्जे लिए, कैसे इससे निपटा जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आप दोनों को बहुत बहुत कराची से, जहाँ धूप ही धूप है, वो गालिबन गुफ्तगू कर रहे हैं। काइंडली चेक कीजिएगा, स्टूडियो में हमें आवाज नहीं आ रही है ताकि हम जी 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 सर, आप सुन पा रहे हैं, प्लीज जवाब दीजिएगा सर। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है सर। जानना चाह रहे थे आपसे एक तो आपकी तबीयत भी और इकोनॉमी की तबीयत कैसी है, कैसे इसमें बेहतरी आएगी? चूंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो सारे स्टैट्स हमारे साथ शेयर किए हैं वो स्टैट्स अपनी जगह, लेकिन एक आम शहरी को ये समझाने की भी ज़्यादा ज़रूरत है कि मुश्किल फैसले जो इस वक्त किए जा रहे हैं उसके बगैर हम आगे चल नहीं सकते। मैं बिलखुसूस बात करूंगा जो सब्सिडी की बात की गई है पावर डिवीजन को, और उसके साथ साथ जो बिलिंग का निज़ाम फरसूदा है कि अगर आज फैसला किया जाए तो इम्पैक्ट अगले साल आता है। सब मामले पर सर आपका तज्जिया चाहिए था। जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये एक बहुत सख्त बजट था, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में हमने जाने के लिए मुज़ाकरात शुरू करे हुए हैं और IMF के कुछ हदाइफ हैं जो इस बजट में भी हमें इनकॉर्पोरेट रखने थे। लिहाजा इन हालात में मुफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत मुश्किल बजट को, जो महदूद वसाइल थे, उसमें एक बैलेंस बजट के तौर पर पेश किया है। वो किस तरह बैलेंस बजट इसको कह सकते हैं? देखिए, इसमें दो तीन चीजें डायरेक्शन नजर आती हैं जो एक आम आदमी के लिए मैं चाहता हूं मैं जरा समझा सकूं। पहली चीज तो यह है कि माजी की हुकूमतों ने रियल एस्टेट सेक्टर को ज्यादा प्रमोट किया था, ज्यादा इंसेंटिव दिए थे, कंस्ट्रक्शन की बातें होती थी, कहते थे इससे 38 इंडस्ट्री, और ये पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा था। लेकिन इस हुकूमत ने कहा कि नहीं, हमें सरमायाकारी चाहिए सनत के अंदर, जहां जॉब क्रिएशन होता है, जहां एक्सपोर्ट होती है। और उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई उसमें एक शिफ्ट नजर आता है कि अब सरमायाकार सनत में इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट सेक्टर को इस हुकूमत ने कहा है कि ये एक डेड इन्वेस्टमेंट होता है, यानी पैसे आपने लगा दिए, अब कीमत बढ़ेगी तो बेच देंगे। तो हमारे मुल्क की माशी तरक्की के लिए हमें सनतकारी की जरूरत है, तो वो सनतकारी पे बड़ा वादा इसमें रुझान आया है। और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, एक सवाल भी ले लीजिएगा सर। फिर इससे एक आम आदमी ये समझे कि अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर चुका है या करना चाहता है, दोनों सूरतों में वो इस वक्त घाटे में है, उसे फौरन से अपने एटीट्यूड को बदलना होगा और किसी और तरफ शिफ्ट करना होगा, ऐसे ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है वो रियल एस्टेट में उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन इन्होंने जो नई पॉलिसीज ऐलान की है बजट में, वो सनत में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए है। तो वो सनत की तरफ एक डायरेक्शन नजर आती है, और दूसरी एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान की जो ताकत थी, जो ज़राई सनती पाकिस्तान था, बाबा कौम ने जो ख्वाब देखा था वो ज़राई सनती पाकिस्तान, यानी आप ज़राअत पैदा करें ज़राअत से और उसको सनत में इस्तेमाल करें और एक्सपोर्ट कर दें। ये था पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, मजबूती। हम आस्ते आस्ते इस मजबूती को 4 सालों में भूल गए। हमने पाकिस्तान को ट्रेडिंग स्टेट बना दिया। इस वक्त हमारी इकोनॉमी में ज़राअत का 20%, सनत का 20% और खदमत के शोबे का यानी सर्विस सेक्टर का 60% हिस्सा बन चुका है। तो पाकिस्तान आस्ते आस्ते एक ट्रेडिंग स्टेट बनता जा रहा है। फिर इस बजट में जो चीज, हालांकि हम उसमें हिट हुए हैं, लेकिन मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि अशरफिया पे टैक्सेस लगाए। हर बार ये कहा जाता है अमीर आदमियों को छोड़ देते हैं, अमीर आदमियों को टैक्स नहीं लगाए जाते। इस बार एक एक गली में घुस के जहां जहां जगह है टैक्स लग सकता है एक अमीर आदमी पे, अशरफिया पे लगाया है। 1600 से बड़ी गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ गया है। क्रेडिट कार्ड से बाहर की पेमेंट है, अगर आप खर्च करते हैं शॉपिंग दुबई में, उसके ऊपर टैक्स कर दिया है। कैपिटल गेन का पीरियड बढ़ा दिया गया है। नॉन फाइलर जो गैर मुल्की पाकिस्तानी, नॉन रेसिडेंस पाकिस्तानी होते थे, उनको भी फाइलर उन्होंने कहा कि बनाए गए, अब रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जो रिचेस के ऊपर टैक्स लगा के
एक आम आदमी को भाई साहब, ये तो वो आपने ये बता दिया ना कि किस तरह से शराफिया पर टैक्स लगाकर जो गरीब आवाम है उसको सब्सिडी दी गई है। एक और अहम मामला जिसका ताल्लुक न सिर्फ शराफिया से है बल्कि एक आम मुतवस्सित तबके और गरीब तबके से भी उसका ताल्लुक है, तवानाई का शोबा। वजारत पावर को 1100 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है और इससे आने वाले दिनों में बेहतरीन नताइज बरामद होंगे, ये भी कहा जा रहा है। कितने दिनों में जरा ये बताइएगा कि बिजली के बिल कम होना शुरू होती है और लोगों की जो सांस में सांस आना जरा शुरू हो, उनको थोड़ा हौसला मिले। देखिए, ये सब्सिडी से तो मामला लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। IMF सब्सिडी के खिलाफ है। ये भी बहुत मुश्किल से 1100 की सब्सिडी उन्होंने दी और फिर वो इसको साबित करेंगे कि ये अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी नहीं है, ये टारगेटेड सब्सिडी है, यानी सिर्फ गरीब से गरीब तर आवाम जो है, जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते इसको, उनको दी जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह से बिजली की बिल की कीमत के जो आप पूछ रही हैं कम कैसे हो सकता है, उसका मेरा जवाब यही है कि हमारे मुल्क में खुशकिस्मती से ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जराए मौजूद हैं जिनको हमने इस्तेमाल पूरे भरपूर तरीके से नहीं किया। यानी यही वजह है कि सोलर पैनल्स पर भी टैक्स खत्म किया गया है जी, और यही वजह है कि सोलर पैनल्स पर भी टैक्स खत्म किया गया उसकी इंपोर्ट पर, ताकि हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ आए। आ रहा था सोलर पैनल के ऊपर हमारी तजवीज थी इस्लामाबाद में, वजीर खजाना को हम लोग बोलकर आए थे कि मैं तुर्की गया था और वहां पे हर गीजर के ऊपर सोलर पैनल है। वहां इजाजत ही नहीं है कि आप गीजर को गैस से या बिजली से चलाएं। जब आप लगाएंगे, इमारत बनेगी तो सोलर पैनल से ही वो गीजर चलेगा। तो कितने मेगावाट आपने बिजली बचा ली। हमें भी यही पॉलिसी इख्तियार करनी है और मुझे खुशी है कि बजट में सोलर पैनल पे सेल टैक्स जो है वो खत्म कर दिया गया हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर। अब जो सोलर पैनल सस्ते होंगे उनको आप लोग लगाएं और मुल्क में जो बिजली है हुकूमत अब बनाने जा रही है। बिल्कुल, इस पर हमने सर एक डिटेल सेगमेंट भी किया था सोलर पैनल से मुतालिक। सर मैं जानना आपसे भी चाहता हूं कि एक फिगर सामने आई, मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से कहा गया कि PTI ने अपने दौर में 79% कर्जा लिया। सर थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इससे मुतालिक भी जरा गाइड कीजिएगा। ये जो फिगर है जरा बहुत बड़ी फिगर है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये साबिक वजीर खजाना ने खुद शौकत तरीन साहब ने टीवी पे आके माना है कि जो टोटल कर्जे हैं उसमें PTI ने जो कर्जे लिए हैं 76% PTI के, यानी ये 4 साल में 76 टोटल कर्जों का 76% कर्जे जो है वो PTI ने लिए। हाँ, यह बात सही है कि उसमें कर्जे कुछ उतारे भी गए, लेकिन नए कर्जे की तादाद बहुत ज्यादा है और यही कर्जे इस वक्त हमारे लिए वबाल बने हुए हैं, क्योंकि हमारे रिजर्व जो हैं वो 21 बिलियन से कम होके 9 बिलियन पर आ गए और इन कर्जों की और सूद की अदायगी जो है उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर है और रुपया 205 रुपए 50 पैसे पे आज आ गया। ये सब चीजें लिंक है। अगर कर्जे हमारे इतने ज्यादा नहीं होते, प्रेशर नहीं होता, रिजर्व हमारे नहीं गिरते, रुपये हमारा नहीं डेप्रिशिएट होता, तो महंगाई भी हमारी इतनी नहीं होती। महंगाई का ताल्लुक डायरेक्ट रुपए से है। जो बाहर से चीजें इंपोर्ट करेंगे 205 रुपए में अगर आप कैलकुलेट करें और जो बाहर से आप पहले इंपोर्ट करते थे 180 में करें तो आपको कितने फीसद खुद ब खुद पता चल जाएगा कि महंगाई बैठे बैठे हो गई। फिर कर्जे बढ़ जाते हैं जब रुपये डेप्रिशिएट होता है, क्योंकि आपके बैलेंस शीट में वो डॉलर के मुकाबले में जो रुपये वैल्यू है वो ज्यादा दिखानी पड़ती है। तो इस वक्त हम सुधार रहे हैं पिछली गलतियों को। पिछले जो कर्जे लिए गए उसके लिए भी एक हिकमत अमली बनाई गई है कि नए कर्जे तो ले ही ले, लेकिन अब डेट लिमिटेशन एक्ट एक कानून बना था जिसमें आप अपने GDP का 60% से ज्यादा कर्जे नहीं ले सकते थे। तो हमारे यहाँ पे बात वाज़ेह होगी कि माजी की हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं उनका बोझ कम करने के लिए यकीनी तौर पर नए कर्जे लिए गए हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस मामले को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए ताकि नई मुआशी पॉलिसियां जो हैं वो मुल्क की जो इकॉनमी है उसको तरक्की और वुसअत के दायराकार में ला सकें। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ना सिर्फ ये एक इकॉनमी के हवाले से अहम मामला जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक ऐसा अहम मामला है कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी से है।
है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो बैन अवी तिजारत को फिर होता हुआ देखेंगे, उसके फरोग को मिलता हुआ देखेंगे। जो मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, क्या वजह है पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर पाती, तो उससे जुड़ा एक और अहम मामला वो कहलाता है फैटफ के हवाले से जो है वो इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जर्मनी में ये इजलास हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर हिना रब्बानी खैर साहिबा जो है वो इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह बताना है कि वज़ीर मुमलिकत FATF के लाहे अमल पर अमल दरामद से मुतालिक पाकिस्तानी इक़दाम से आगाह करेंगे। आपको याद होगा कि फैटफ की तरफ से जो है वो गालिबन 27 या 29 जो है वो नुकात दिए गए थे कि पाकिस्तान ने इन पॉइंटर्स पर काम करना है, और इस पर हमने देखा था कि पाकिस्तान 90% अपना काम जो है सिलसिले में मुकम्मल कर चुका था, लेकिन बारहा इसके बावजूद कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से लास्ट ईयर भी पाकिस्तान का नाम जो है वो फैटफ की लिस्ट से बाहर नहीं निकाला गया था और ग्रे लिस्ट में बरकरार रहा था। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो कि 90% का मुकम्मल कर चुका था पिछली हुकूमत में, इस बार पाकिस्तान इंशाल्लाह 100% जो है वो अपनी कैपेसिटी के साथ काम करते हुए अपनी जायजा जो रिपोर्ट है वो इस इजलास में पेश करेगा। लेट्स सी, ये ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना इस वक्त इंतहाई अहम हो चुका है। बिल्कुल यहाँ में चले बढ़ते हैं आगे। थोड़ी ड्राई सी खबर, क्योंकि ज़रा इकोनॉमी इज अ ड्राई सब्जेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस, तो हम जरा मूड को भी चेंज करते हैं और फ्राई सी खबरें देंगे अब। हाँ, हम खबर को जरा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के लिए आपको खबर खुद ढूंढ के लानी है, और इसमें खबर है ट्राउट मछली, वो आप ढूंढ के लाएंगे और फिर आप उसको पकाएंगे। लेकर चलते हैं आपको नारान और रिवर कुनहार की बात करेंगे, जहाँ की ट्राउट बहुत फेमस है। वैसे तो आप अगर नारान जाएं तो रास्ते में कई जगह पर आपको फार्म नज़र आता है कि फार्मी ट्राउट मौजूद है, या ट्राउट उन्हें पकड़ के रखी होती है, और आप वहाँ से जाके ऑर्डर करते हैं, ट्राउट आप खा लेते हैं, जिस भी फॉर्म में आप खाना चाहिए, फ्राई व्हाटएवर। लेकिन अब यह है कि एक नई पॉलिसी का इतलाक हो रहा है कि आप कांटा लगा के खुद भी पकड़ सकते हैं ट्राउट को। वैसे तो किस्मत से मिलती है, किस्मत से ही आपको ट्राउट मिलेगी, बड़ा मुश्किल होता है उसको पकड़ना। आपने कभी कोशिश की पकड़ने की? आज तक कोशिश नहीं की। जब भी आपको कैसे पता इतना मुश्किल है, इतना ये है कि आटा डालेंगे तो भी नहीं निकलेगी? क्योंकि आपने ट्राउट का पूछा है, दूसरी मछली में बहुत दफा ट्राई किया, वो भी काबू नहीं आती, तो ट्राउट तो और ज्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि ज़रा वो पानी का बहाव एंड फॉर दैट मैटर जिस तरह का वो रिवर कुनहार है तो वाकई मुश्किल हो जाता है। बट अब ये कि आप कांटा डालें, मछली पकड़ें, पहले अलाउ नहीं था, अलाउ किया गया है। इस पर एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए मिलकर देखते हैं। दरियाए किनार में पाए जाने वाली नायाब जर्मन ब्राउन ट्राउट मछली के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी तौर पर नस्ल कुशी पर 2 साल से लगी पाबंदी हटा ली गई। महदूद तादाद में रॉड के जरिए ट्राउट मछली पकड़ने की इजाजत दे दी गई। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर एमल जमान खान का कहना है कि वादी में मौजूद दरियाए किनार के पानी में नायाब जर्मन ब्राउन ट्राउट मछली कुदरत का एक अजीम तोहफा है। ट्राउट मछली परमिट के जरिए पकड़ने की इजाजत देने से इलाके में सियाहत को फरोग देने में मदद मिलेगी, जिसमें हम ये चाहते हैं कि ये नारान जो है ये एक डेस्टिनेशन ट्राउट ट्रॉफी फिशिंग बने एज अ स्पोर्टिंग एक्टिविटी, और टूरिस्ट खाली यहाँ आके मतलब पहाड़ों में फिरने के और दरिया के किनारे बैठने से बेहतर है एक हेल्दी एक्टिविटी है आने वाले नस्लों के लिए भी। ये आपको मैं बताता चलूं कि ये इस वक्त पाकिस्तान में ये वाहिद एरिया जो हमने KDA ने डेजिग्नेट कर दिया एज डेस्टिनेशन ट्राउट ट्रॉफी फिशिंग। मुस्तकबिल में नारान में आलमी सतह के ट्रॉफी फिशिंग मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। परमिट के जरिए हासिल होने वाली आमदनी से 50% रकम कम्युनिटी रिवर रेंजर्स जो कि मकामी गरीब आबादी अपने इलाके में दरिया की हिफाजत पर मामूर हैं, इन्हीं पर खर्च होगी, जबकि बाकी आमदन ट्राउट मछलियों की अफजाइश नस्ल बढ़ाने और इंटरनेशनल फिशिंग गाला के इनेकाद पर खर्च की जाएगी। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की एंड डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा जितने भी लोग नाराज आए और वहाँ पर अच्छा एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं। खैर इससे पहले भी थी, मैं चूंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये भी एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि जिप लाइन जो है वो किस तरफ है, जो राफ्टिंग है वो किन इलाकों में हो रही है। और अब तो माशाल्लाह ये ट्राउट पकड़ने वाले जो काम है ये भी शुरू हो जाएंगे, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। और वैसे भी समर वेकेशन अनाउंस हो चुकी हैं, तो आप किसी भी वीकेंड पर अपने बच्चों
बच्चों को लेकर जाइए और ना सिर्फ ट्राउट पकड़कर खाइए और साथ ही साथ एंजॉय भी कीजिए नारान का मौसम। लेकिन जहां हम मौसम एंजॉय करने की बात कर रहे हैं वहीं हम संगीत मौसीकी की एंजॉयमेंट के हवाले से भी बात कर रहे हैं। और ऐसे में कहते हैं कि मौसीकी जो होती है, संगीत जो है या सुर जो होते हैं या आर्ट जो होती है, वो आपको प्यार का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और ये पैगाम अगर तो ऐसे ममालिक के दरमियान हो जो कि एक दूसरे के मुखालिफ हो तो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसे वैसे भी कहा जाता है कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती। और जब हम बात कर रहे हैं इस सरहद की, जिसका एक हवाला ज़रियात ने दिया कि दो मुल्कों के दरमियान अगर तनाव की कैफियत हो तब भी जो आर्टिस्ट हैं वो करीब लाते हैं। अरिजीत सिंह की हम बात करें जिन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। कॉन्सर्ट कर रहे थे और वहाँ पर एक साहब थे जो पाकिस्तान का परचम लहरा रहे थे। दूसरों ने रोकने की कोशिश की तो अरिजीत ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ना रोकिए, लहराने दीजिए पाकिस्तान का परचम। और बहुत ज़्यादा इनके इस एक्ट को सराहा जा रहा है और पुरजोश पाकिस्तानी मद्दा को सब्ज़ हिलाली परचम लहराने की जो इजाज़त मिली तो उसके बाद जोश देखिए, वलवला देखिए, जज्बा देखिए, जुनून देखिए। लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा जो पजीराई मिल रही है वो अरिजीत सिंह को मिल रही है, वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर। और यहाँ तो अब मैं कहूँगा कि वाकई उन्होंने सबके दिल जीत लिए। बिल्कुल, अरिजीत इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत दिल भी अता किया है, जिसको सबूत हमने इस कॉन्सर्ट में देख लिया कि एक पाकिस्तानी निजात वहाँ पर मौजूद था, परचम लहरा कर वो अपनी नुमाइंदगी का वहाँ पर इजहार कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आया हूँ। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मना किया, लेकिन अरिजीत ने हाथ का इशारा देकर मना किया कि उसे आप मत रोकिए। एहतरामन फिर सर भी झुकाया पाकिस्तानी परचम के एहतराम में और फिर जो है वो एक फ्लाइंग किस देकर उन्होंने अपनी मोहब्बत का भी वालेहाना इजहार किया। जिसके बाद अरिजीत जो है वो इस वक्त पाकिस्तानियों के दिलों में अपना एक प्यारा सा खूबसूरत सा महल बना चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ? जब बात आपने ज़रियात की ना मोहब्बत की और एहतराम की, तो उससे जुड़ा एक मामला जो आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा एहतराम की, सबसे ज़्यादा शफ़क़त की, मोहब्बत की ज़रूरत होती है हमारे बुज़ुर्गों को। आज दुनिया भर में बुज़ुर्गों के साथ बदसलूकी के ख़िलाफ़ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो मैं कहूँगा कि ये शर्म का मकाम है कि दिन मनाना पड़ता है, ये शर्म का मकाम है कि ये दिन मनाना पड़ता है। ये होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई मामला होना ही नहीं चाहिए कि फिर इसका दिन मनाया जाए। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, शफ़क़त बरती जानी चाहिए। ये दीन भी सिखाता है, ये इक़दार भी सिखाते हैं और यही हमारी एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम मोहब्बत से और प्यार से उनका ख्याल रखें। उफ़ भी ना कहें अपने वालिदैन को जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं। किसी भी किस्म का नारवा सलूक तो बहुत दूर की बात है, जब उफ़ कहने की इजाज़त नहीं है तो फिर बदसलूकी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। इस दिन की मुनासिबत से एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए मिलकर देखते हैं। हर साल 15 जून को बुजुर्ग अफराद से बदसलूकी के बारे में आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद बुजुर्ग अफराद की ज़रूरियात, मसाइल और तकालीफ के बारे में माशरे को आगाही फराहम करना और लोगों की तवज्जो बुजुर्ग अफराद के हुकूक की तरफ दिलवाना है। इस आलमी दिन के मौका पर मुख्तलिफ सेमिनार्स और तकरीबात का इनकाद किया जाता है ताकि दुनिया भर में बुजुर्ग अफराद से बदसलूकी के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सके, क्योंकि ये एक बड़ा समाजी मसला है। एक जायजे के मुताबिक 2050 तक 60 वर्ष से जायद उम्र के अफराद की तादाद 2 अरब तक पहुँच जाएगी। इसके पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 जून को बुजुर्ग अफराद से बदसलूकी के बारे में आगाही का दिन मुकर्रर कर रखा है। इस दिन की मुनासबत से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि दिन मनाने की हकीकी कामयाबी तब होगी जब मुअम्मर अफराद के लिए माशरे में ऐसा सेहतमंद माहौल फराहम किया जाएगा जहां वो खुद को महफूज समझें और खुश रह सकें। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और शिव जैसे कि पहले भी कह रहे थे कि अव्वल तो ये शर्म का मकाम है कि हम अपने बुजुर्गों से मोहब्बत और शफकत के साथ जो है पेश आने पर आगाही का एक दिन मना रहे हैं। यूँ तो ये सिर्फ इस्लाम ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो सब
बुजुर्गों के साथ, माँ बाप के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ शफकत और मोहब्बत का दर्स देते हैं। ये हमारे माशरती रवैये हैं, ये हमारे फितरती रवैये हैं जो उन पर गालिब आ जाते हैं और फिर हम अपने प्यारों का एहतराम करना भूल जाते हैं। ये जो फुटेज आप देख रहे थे ना इस रिपोर्ट में चलती हुई, ये कई उन इलाकों की या उन ओल्ड एज होम्स की फुटेज भी यहाँ पर कुछ विजुअल्स लिए गए हैं जहाँ पर बहुत से बदकिस्मत औलाद बच्चे अपने वालिदैन को इन पनाहगाहों की नजर कर आ जाते हैं। और इसमें ज़रियाब की हम ये ज़रूर ऐड करते हैं कि पाकिस्तान में जो कानून साजी हो रही है उसमें एक बड़ा अच्छा स्टेप ये लिया गया कि रिसेंटली कि कोई भी औलाद अपने वालिदैन को, चाहे उनके नाम वो घर ना भी हो, वो औलाद अपने वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकती। मैं फिर कहूँगा कि कितने शर्म के मकाम में कि ऐसा कानून लाना पड़ा। ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा मामला तो होना नहीं चाहिए था। ओल्ड एज होम्स वीरान हो, ये मेरी दुआ है, घर आबाद हो, ये मेरी दुआ है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की तरफ। बिल्कुल, जब हमने यहाँ पर दर्स और मोहब्बत और शफकत का जिक्र किया है तो कहते हैं कि उस्ताद जो है वो कौम का मोहसिन होता है, और हम ऐसे में एक बड़ी ही प्यारी उस्तानी का जिक्र आपसे करेंगे। पाकिस्तान की खातून टीचर हैं जनाब, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड उनके नाम हुआ है। 2022 के फाइनल राउंड में माशाल्लाह वो पहुंच चुकी हैं, जिनकी पिक्चर भी हम आपको इस पर साइड विंडो में दिखा रहे हैं। यकीनी तौर पर एक बावकार आलमी मुकाबला है। असातिज़ा जो है वो यहाँ पर दुनिया भर से आ रहे हैं और माशाल्लाह पाकिस्तानी टीचर जो हैं वो भी इसका हिस्सा बन रही हैं। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है, स्पेशलिटी क्या है इन खातून के हवाले से। उरूसा इमरान एक ऐसे बच्चे को पढ़ाती हैं जो पट्ठों की एक नायाब बीमारी में मुब्तला है, जिसकी वजह से वो बैठने, चलने या फिर हाथ में चीज़ें पकड़ने से भी इंतहाई कासिर है। अब उनकी कोशिशों की वजह से ये जो बच्चा है जिसको वो पढ़ाती हैं या फिर जिसकी वो निगरानी करती हैं, वो हंसते मुस्कुराते स्कूल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, ये खबर अपने शहर की बढ़ते हैं आगे। और माइक ने इंटरनेट की पहचान बनने वाले दुनिया के पुराने और मकबूल तरीन ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को आज हमेशा के लिए बंद कर दिया है। 15 जून है आज, तो आज के बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर खुलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र। और 27 साल कबल यानी 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को मुतारिफ कराया गया। कई साल तनहा राज किया और 2004 में कॉम्पिटिटर मोज़िला आया और उसके बाद तो और ब्राउज़र्स जो हैं वो आ गए, लेकिन अब जो है ये ख़त्म। आज इसका लास्ट डे था और अब ये तो यूज़ नहीं हो सकेगा। अच्छा, सुबह जब मैं भी रन डाउन पढ़ रही थी ना कि ये खबर आज हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, तो आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने पहली दफ़ा कंप्यूटर पर ये ई का निशान जो था वो उसको क्लिक किया था। और फिर उस वक्त आपको टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो मुझे होता था कि अच्छा, जो मुझे इधर इंटरनेट पर जाके मिल सकता है वो किसी और जगह पे जाकर नहीं मिलेगा। तो यही होता था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि जैसे कि बहुत सारी फीचर्स अभी हमने आपको यहाँ पर बताए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, लेकिन गूगल वाकई सब पर कमाल बाजी लेके बिल्कुल सबको उसने पीछे छोड़ दिया। चलें, बढ़ते हैं आगे और कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं। आपको याद है चंद रोज पहले हमने जिक्र किया था जॉयलैंड का, जिसने कामयाबी समेटी थी एक कैटेगरी में और उसमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। साइम सादिक की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म थी, बहुत से प्यारे हमारे सितारे थे। और अब एक और कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और इस कैटेगरी में हम जब बात करें तो स्क्रीन प्ले हेवन ऑफ होप की बात करते हैं। और उन 10 प्रोजेक्ट्स में से एक है जिनको सिलेक्ट किया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में उस पर जब मजीद काम होगा, फिल्म बनेगी या डॉक्यूमेंट्री बनेगी, व्हाटएवर, तो उसको फंड किया जाएगा। तो ये कांस फिल्म फेस्टिवल में दूसरी एंट्री है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको खासी पजीराई मिली है। इस पर आज हम बात करेंगे। हेवन ऑफ होप के प्रोड्यूसर आबिद अजीज मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जैसे लोगों की वजह से माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम इतना रोशन हो रहा है, और वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के जहां पर हम लोग सिर्फ जाने का सोच भी नहीं सकते थे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट देख ली, ट्विटर पर देख लिया, किसी और सोशल वेबसाइट पर देख लिया और देखकर खुशी महसूस हुआ करती थी। अब माशाल्लाह पाकिस्तानी स्टार्स और आप जैसे लोग जाकर वहां की रौनक को मजीद चार चांद लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पहले मैं आपकी थोड़ी सी एक करेक्शन कर दूं। ये पाकिस्तान की कैंस में तीसरी कामयाबी है। तीसरी कामयाबी है? अच्छा, तो हमारी तस्दीक कर दी। दूसरी कौन सी थी? पहली कामयाबी जो थी वो जॉयलैंड, तो पहली फिल्म थी जो वहां स्क्रीन हुई। पहली कामयाबी हमें मिली 2019 में, जब मेरा और इरम परवीन बिलाल का एक प्रोजेक्ट 2019 में कैन में सिलेक्ट हुआ, जिसका नाम है वक्री। वक्री एक फिल्म है जो इस साल इंशाल्लाह बनाई जाएगी और उसको कैन फिल्म फेस्टिवल के अलावा लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल ने भी एंडोर्स किया हुआ है। और इसमें हमारे साथ
और ये प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह आगे तो आबिद फिर किसी वो बड़े तो फिर फेस्टिवल पहली हुई, अगर वो 2019 की है, फिर तो वो पहली हुई। जी, वो पहली कामयाबी थी जो ऑफिशियली कैन फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान को हासिल। ओके, सो जॉयलैंड वाज द सेकंड वन, राइट? जॉयलैंड वाज द फर्स्ट वन, पहली फिल्म थी जो कि वहां पर कंपटीशन में स्क्रीन हुई, क्योंकि वो फिल्म तैयार हो गई थी, बन ठीक गई है, और वो उसके फिल्म बाद तैयार होके हुई है, ओके, ठीक है। ओके, ओके। अब थोड़ा इस पर आते हैं, हेवन ऑफ होप ये एक स्क्रीन प्ले है, थोड़ा सा हमें बताइएगा ये कैटेगरी कौन सी है और अब इसके सिलेक्शन के बाद क्या है? अच्छा, तो ऐसा है, कैन फिल्म फेस्टिवल में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जाते हैं, जिसमें हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, पहली कामयाबी जो मिली हमारी फिल्म को 2019 में, उस वक्त उन्होंने दुनिया भर से 15 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए थे जो डेवलपमेंट में थे, जो उस स्क्रिप्ट स्टेज पे थे। वहां पर उन्होंने हमारी मीटिंग्स अरेंज करवाई और सारी चीजें करवाई, और उसके बाद हमें जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस मिले कि हम यूरोपियन प्रोड्यूसर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, उनके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाएं जो कि आगे जाकर स्क्रीन होगा। इसी तरह हेवन ऑफ होप, जिसका उर्दू टाइटल पनाह खाना है, तो ये प्रोजेक्ट भी उसी तरह की कैटेगरी है जिसको के फ्रेंच इंस्टीट्यूट यानी l'Institut Français सपोर्ट करता है। ये फ्रेंच गवर्नमेंट का इदारा है। यहाँ पर हर साल कैन फिल्म फेस्टिवल में 10 प्रोजेक्ट दुनिया भर से सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बुलाया जाता है, वहां उनको उनके लिए वर्कशॉप भी किया जाता है और उसके अलावा उनकी मीटिंग्स अरेंज करवाई जाती है, ताकि फ्रेंच गवर्नमेंट और मुख्तलिफ यूरोपियन जो फंड्स अवेलेबल हैं फिल्म के लिए, जो डेडिकेटेड हैं, जैसे कि इस साल पाकिस्तान में बड़ी खुशी भी सुनकर के 2-3 दिन पहले जब बजट में अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान भी एक फिल्म फंड लॉन्च कर रहा है, तो इस तरह दुनिया भर में फिल्म फंड्स मौजूद है जो कि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो जैसे पनाह खाना हेवन ऑफ होप को हमें इस बार ह्यूबर्ट बैल्स फंड मिला, वहां पे कैन में नहीं मिला, बल्कि रॉटरडैम का एक फंड है। हम जब कैन में थे जब इसका अनाउंसमेंट हुआ, तो इस तरह से मुख्तलिफ दुनिया से फिल्म ग्रांट्स और फिल्म फंड्स अनाउंस करते हैं और सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को वो ऑन बोर्ड लेते हैं। ठीक, आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपने कहा ना कि ये जो स्टोरी है, इसको स्टोरी बोर्ड जो है वो फ्रांस से थोड़ा सा इसका ताल्लुक है, या गालिबन मुकम्मल स्टोरी हम कह लें कि वहाँ का आता करेगी। इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर होगी, मतलब कहाँ पर इसके सीन जो है वो फिल्माए जाएंगे? और दूसरा ये भी कि आपने अंदाजा कर लिया है कि कितने अरसे के अंदर ये स्क्रीन प्ले मुकम्मल हो जाएगा? अच्छा, देखिए, इसका स्क्रीन प्ले एडवांस स्टेज पर है। ये फिल्म फ्रांस के सपोर्ट से जरूर बनेगी, लेकिन पाकिस्तान में बनेगी। 100% पाकिस्तान में शूट होगी, कराची में। ना सिर्फ ये, बल्कि जो दूसरा प्रोजेक्ट जो पहले सिलेक्ट हुआ है वो भी 100% पाकिस्तान में शूट होगा। और इसमें सारा पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तानी क्रू, ठीक है, सिवाय 1-2 लोगों के जिनमें हमें जरूरत पड़ेगी बाहर से लाने की, क्योंकि जब वो फंडिंग करते हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ पैसा उनके मुल्क में भी खर्च हो। तो उसका हल ये, या तो वहां जाकर पोस्ट प्रोडक्शन कराई जाए, या वहां से कोई क्रू मेंबर लाया जाए, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है या साउंड रिकॉर्डिस्ट है, तो ऐसे किसी टीम मेंबर को, क्रू मेंबर को लाया जाए। लेकिन ये पूरा 100% पाकिस्तानी प्रोजेक्ट कहलाएगा, ठीक है। इसकी पहचान पाकिस्तान से ही होगी, किसी तो और मुल्क से नहीं। पाकिस्तानी पहचान के नाम आपने ढूंढ निकाले हैं? कुछ सोचा है ज़हन में कि किसको आप यहाँ पर जो है वो मेन कैरेक्टर या मेन लीडिंग रोल देने जा रहे हैं? देखिए, ये हमारे लिए बड़ा सेकेंडरी होता है, मेन कैरेक्टर वो जब स्क्रिप्ट फाइनल होगी, जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हम दोनों बैठकर ऑडिशन करेंगे, तो जो जैसे पिछली फिल्म में हमने नॉन एक्टर्स को कास्ट किया, ठीक है जी। जो एक फिल्म हमने बनाई, शॉर्ट फिल्म, जिसको बड़ी पजराई मिली, वो इस वक्त द न्यूयॉर्कर, जो अमेरिका का क्या बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन है, उन्होंने उसको अक्वायर किया, और एक बहुत बड़े फ्रेंच टीवी चैनल ने भी अक्वायर किया है, जिसकी अनाउंसमेंट अगले महीने होनी है। वो फिल्म वेनिस में, जो कि दुनिया, कान के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा फेस्टिवल है, वहां वर्ल्ड प्रीमियर हुई। उसके बाद अमेरिका में सनडांस में गई। तो उसी तरह से उसमें हमने ऑडिशनिंग की, नॉन एक्टर्स लिए उसके अंदर, और कास्टिंग बहुत बात का काम है। पहले हर चीज हो जाती है, फिर जाकर कास्टिंग के ऊपर बात की जा सकती है। ठीक, आबिद साहब, एक बात और समझने के लिए, स्क्रीन प्ले भी कहा गया इसको, अब क्या स्टोरी बोर्ड शेयर किया जाता है, कुछ छोटी सी वीडियो बनाई जाती है, किस तरह से कान्स में उसको प्रेजेंट किया जाता है? मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो एक ट्रीटमेंट कहलाती है और एक स्क्रिप्ट कहलाती है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स और कुछ लैब्स ट्रीटमेंट स्टेज पर लेती हैं, और जैसे ये वाला था, ये स्क्रिप्ट स्टेज पे था, तो इसकी स्क्रिप्ट मुकम्मल की गई थी, यानी स्क्रीन प्ले इसका मुकम्मल था, जिसके बेसिस पर ये फिल्म सिलेक्ट की गई। तो फिर वो यानी उसको प्रेजेंट किया जाता है? उसको प्रेजेंट किया जाता है। पहले तो वो, देखिए, बहुत बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस है, हजारों लोग दुनिया भर से अप्लाई करते हैं,
ठीक है। उसमें से 10 जाके सिलेक्ट किए जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी फिल्म सैंडस्टॉर्म जो इस वक्त सनडांस में इस साल प्रीमियर हुई, 10,367 सबमिशंस थे, यानी 10,367 प्रोजेक्ट्स ने जो है वो अप्लाई किया, जिसमें से 59 सिलेक्ट की गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सक्सेस का परसेंटेज 1% से भी नीचे होता है। ओके, और अब जिस तरह हम देखते हैं कि आपने खुद भी जिस तरह कहा, ये थर्ड टाइम है कि पाकिस्तान की एंट्री है कान्स में, तो ये एक इटसेल्फ कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है पिछले कई सालों से हम उस तरह अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पा रहे थे इन कान्स में, लेकिन अब जिस तरह तवातुर से ये खबरें आ रही हैं, ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारी कास्ट के लिए, यहाँ पर काम करने वालों के लिए कितना इत्मीनान बख्श खबर है? जी, ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है, ना सिर्फ कैन, बल्कि अगर आप दूसरे भी बड़े जो टॉप 10 फेस्टिवल या ए लिस्ट फेस्टिवल्स कहलाते हैं दुनिया के, वहां पर पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन पिछले चंद सालों में, जैसे मैं आपको बताऊं, 2018 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, जो कि दुनिया का एक बहुत पुराना फेस्टिवल है जो स्विट्जरलैंड में होता है, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट पाकिस्तान से सिलेक्ट किए थे। एक्चुअली मैं कहूंगा ये टर्निंग पॉइंट जो रिसेंट ईयर्स में है, पिछले 5-7 सालों में, वो इन 2 प्रोजेक्ट्स का, उनमें से एक साइम का प्रोजेक्ट था जिसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, और एक हमारा प्रोजेक्ट था वक्री। ये दोनों लोकार्नो में गए, वक्री वहां से लोकार्नो से कैन में सिलेक्ट हुई। ठीक है जी, उसके बाद साहिब ने अपनी फिल्म बनाई जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा पाकिस्तानी फिक्शन सिनेमा के लिए या पाकिस्तानी नैरेटिव फीचर कैटेगरी के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट आज तक नहीं हुआ है कि उसने वहां के कैटेगरी अनसर्टेन रिगार्ड के अंदर ज्यूरी प्राइज जीता। और जरूर मैं जी आप बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं सवाल लेती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इसमें जो इस वक्त सपोर्ट जो सुनी हमने पिछले 3-4 दिनों में, जो फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, आई थिंक इट इज अ ग्रेट वंडरफुल इनिशिएटिव। क्योंकि पिछले दिनों में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ फिल्में जिनमें मेरी एक फिल्म जिसका पोस्टर आपको पीछे नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान में हम एग्जिबिट नहीं कर सके। हालांकि उस फिल्म को इस महीने 26 जून को हॉलीवुड की मुस्लिम पब्लिक क्या वजह है कि पाकिस्तान में उसकी नुमाइश नहीं हो सकी? स्टोरी बोर्ड क्या था? क्या ये फिल्म जी साउथ बाय साउथ वेस्ट, जैसे पीछे जो पोस्टर एक आपको नजर आ रहा है, आई विल मीट यू देयर, इसका उर्दू टाइटल बिस्मिल है। इसमें हमारे मुल्क के बड़े फनकार मोहम्मद कबीर खान ने मेन किरदार अदा किया है। इसमें हमारे मुल्क के बड़े फनकार जो हॉलीवुड का बड़ा नाम है फरहान ताहिर, उसने मेन किरदार अदा किया है। लेकिन हमारे पास इसको जब हमने सेंसर को दिया तो वो शायद समझे कि ये मुनासिब नहीं है, कि पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक नहीं है। लेकिन 26 जून को मुस्लिम पब्लिक अफेयर काउंसिल हॉलीवुड हमें करेज और कॉन्शियंस यानी हिम्मत और जमीर की वजह से इस फिल्म को अवार्ड कर रही है। तो अब वो कल्चर के अगेंस्ट तो नहीं हो सकती है। मैं जरूर आपकी तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से ये कहना चाहूंगा इस गवर्नमेंट को जो इतने अच्छे इनिशिएटिव ले रही है कि वो फिल्में जो पिछले दिनों में पाकिस्तान में नुमाइश ना हो सकी, उन पे जरूर दोबारा गौर किया। नजरसानी करें। आप एक सवाल यहाँ पर भी आता है, जैसे कि अगर वो फिल्में जिन्हें हम अपने सिनेमाज में नहीं दिखा सकते, गालिबन सकाफत का या तहजीब का थोड़ा सा फर्क आ जाता है, या वो चीज मुआशरे में हाईलाइट नहीं करना चाह रहे, हमारे यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे वेबसाइट नहीं मतलब एप्लीकेशंस में नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, प्राइम वीडियो है, आपको क्या लगता है अब पाकिस्तानी फिल्में जो हैं अब इन पर्दों की जीनत भी बननी चाहिए कि अगर हम लोग इन्हें सिनेमाज में नहीं दिखा पा रहे, टेलीविजन पर नहीं दिखा पा रहे, तो अब ये स्टेप भी हमें ले लेना चाहिए? जी लेना तो हम तो चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि क्योंकि नेटफ्लिक्स या अमेजॉन पाकिस्तान को इतनी बड़ी मार्केट नहीं समझता है, तो वो ये फिल्में लेता नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट लेवल्स पर ये टॉक हो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ, ठीक है ना। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मुल्क की जब इतने अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वो दूसरे मुल्कों के साथ ट्रीटीज भी करें फिल्म के लिए, उससे और फंडिंग आएगी पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, और इससे पहले आपने सनडांस की बात भी की, सैंडस्टॉर्म की बात भी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सीमाब इज द राइटर, वो उस वक्त भी 7 प्रोजेक्ट्स में थे, इस प्रोजेक्ट में भी सीमाब राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, थोड़ा सा उनके रोल पर भी मैं चाहूंगा बात कीजिएगा। देखिए, सीमाब एक पाकिस्तानी है जो इस वक्त लंदन में सेटल्ड है, लेकिन वो कराची और लंदन के बीच में रहती है। मेरी मुलाकात उससे 2018 में लोकार्नो में हुई और उसके बाद हमने तय किया कि हम साथ में काम करेंगे। मैं उस वक्त असल में पाकिस्तानी उन लोगों के साथ बात करना चाह रहा था जो एक मुख्तलिफ किस्म की फिल्म ला सके, वो ऐसी फिल्म ला सके जो कि दुनिया में कोई तहलका मचा सके। तो इरम परवीन बिलाल और सीमाब 2 ऐसी खवातीन डायरेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रही थी
और इनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया। सीमा आपके साथ एक शॉर्ट की सैंडस्टॉर्म, जिसको बहुत सक्सेस मिली पिछले 7-8 महीनों में, और उसके बाद हमने सीमाब और मैं 2 या 3 और फीचर फिल्म पे काम कर रहे हैं। इरम और मैं 2 फिल्मों पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक प्राइवेट को प्रोडक्शन की कजाकिस्तान के साथ। अब कजाकिस्तान के साथ अगर हमारी ट्रीटी होती, कुछ होती, बड़ी आसानी होती। तो वो फिल्म इस साल इंशाल्लाह हम भेज रहे हैं उनको मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में। एक फीचर फिल्म बनाई है कजाक डायरेक्टर के साथ, वो भी हमारी ब्रदर कंट्री है। उनके साथ भी, उनके भी मसले हमारे जैसे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरफ भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इन मुल्कों के साथ भी मिलकर काम किया जा सकता है। ठीक, आबिद, अब जरा थोड़ा सा रिसेंट जो पाकिस्तानी सिनेमास में मूवीज रिलीज हुई हैं, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत काम किया गया हमारे एक्टर्स की तरफ से। सबा कमर ने बड़ी प्यारी मूवी दी कमली, और ईद उल अज़हा पे 2 बड़ी मूवीज रिलीज होने जा रही है, लंदन नहीं जाऊंगा और कायदे आजम जिंदाबाद। कहाँ पर देखते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री को आप, और इन एक्टर्स के हवाले से, स्टोरी बोर्ड के हवाले से अप्रिसिएशन और तजावीज़? ट्रेलर्स तो क्योंकि सामने आ चुके हैं, क्योंकि आपका खुद फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो आपकी नज़र से भी, आपकी निगाहों से जरूर गुजरे होंगे। देखिए, मैं तो हर फिल्म सिनेमा जाके देखता हूँ, और मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि चाहे और सपोर्ट करें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों फिल्मों के लिए, लंदन नहीं जाऊंगा और कायदे आजम जिंदाबाद के लिए। कमली मैं प्रीमियर, सरमद और कंवल ने मुझे प्रीमियर पे इनवाइट किया था। खूबसूरत फिल्म बनाई है उन्होंने, और आई होप उनको और कामयाबी मिले इससे। इसके अलावा ये जो 2 फिल्में आने वाली हैं, ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये फिल्में जो पाकिस्तान की अवाम देखना चाहती हैं इस तरह की, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी मुख्तलिफ फिल्मों को की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मुख्तलिफ स्टोरी बोर्ड्स पर भी काम होना चाहिए। अब आप देखें, इंडिया में भी मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा ने बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। डेफिनेटली जब पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, पाकिस्तानी एग्जिबिटर, सिनेमा वाले इस तरह की फिल्मों को मौका देंगे और कुछ दिनों का रन देंगे, तो डेफिनेटली हमारी अवाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप उनको अच्छा कंटेंट देंगे, वो अच्छा कंटेंट देंगे, वो जरूर देखने जाएंगे। हो सकता है एक बार ना देखने जाए, दूसरी बार देखने जाए। तो ये कंटिन्यू स्ट्रगल है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इसमें सबने मिलकर काम करना है, चाहे वो फिल्म बनाने वाले हों या फिल्म दिखाने वाले हों या डिस्ट्रीब्यूटर्स। एग्जैक्टली, टुगेदर वी कैन ग्रो। बहुत शुक्रिया आबिद अजीज मर्चेंट साहब, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक, फिर वापस आएंगे कुछ नए मेहमानों, नए मौज़ूआत के साथ। रहिए PTV के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे फोर्ब्स 30 अंडर 30 की फहरिस्त में जो 4 पाकिस्तानियों ने जगह बनाई। 3 पाकिस्तानियों से मुलाकात हम आपकी कुछ शोज पहले करवा चुके हैं, और एक पाकिस्तानी जो कि बच गए थे, हमने कहा नहीं बचने नहीं देंगे। वैसे शर्मीन किसी को नहीं छोड़नी, कहते नहीं, इनको भी हमने इंशाल्लाह बुलाना है। मोहम्मद साद की हम बात करें, आज हमें ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद साद को इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में शामिल किया गया। ताल्लुक है लाहौर से, एक कंपनी के शरीक बानी है, और ये जो कंपनी है किस तरीके से काम करती है, कैसे को इतनी पजीराई मिली, चूँकि कनेक्ट करती है ये डिफरेंट कंपनीज को उन एक्सपोर्टर्स से जो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं अपना माल। जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके मसाइल के हल की तरफ भी खासी इनकी महारत है। मोहम्मद साद को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साद आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ग्रेट। साद, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपकी इस कंपनी से मुताल्लिक, बैकग्राउंड से मुताल्लिक, इस जर्नी से मुताल्लिक। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ पहले अपने बारे में। मैंने बेसिकली एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट करने के फौरन बाद ही आई टुक अ लीप ऑफ फेथ टू एक्चुअली स्टार्ट माय ओन बिजनेसेस। तो काफी साल, काफी कोशिश की, काफी सक्सेस देखे, काफी फेलियर्स देखे, काफी मिस्टेक्स की, काफी कुछ सीखने को मिला। इवेंचुअली नवंबर 2020 में मैं कुछ अपने 3 और पार्टनर्स को मिला और हमने ब्रिज लिंक्स को क्रिएट किया। ब्रिज लिंक्स है क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, लाइक ये आइडिया हमें आया कैसे। जो हमारी डिस्टॉर्शन हो रही है साथ, मैसिव बट एक हाईली, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, सो एक मैसिव बट एक हाईली इनएफिशिएंट इंडस्ट्री है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेस हूँ और मैंने
कुछ किसी भी किस्म का माल मूव करना है मुल्क के अंदर, वो इंपोर्ट के लिए भेजना है, एक्सपोर्ट के लिए भेजना है, या वैसे मुल्क के अंदर मूव करना है, तो मुझे प्रीवियसली सारा काम मैनुअली करना पड़ता था। मीनिंग कि मुझे ट्रक ड्राइवर से फोन कॉल्स पे निगोशिएशन करनी पड़ेगी। ट्रक्स मैंने अगर लेट से 100 कंटेनर्स मूव करने हैं तो मुझे 100 ट्रक वालों से डील करना पड़ेगा। फिर वो ट्रक वाले मेरी फैक्ट्री आएंगे वो सामान को लोड करने, और मेरे पास रिलायबिलिटी नहीं है, मेरे पास कोई ट्रैकिंग नहीं है, सो आई कांट टेल कि वो कब मेरी फैक्ट्री आएंगे, कब सामान लोड होगा। फिर वो जर्नी पे निकलेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट अगेन, क्योंकि कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो बड़ा मुझे एज ए बिजनेसमैन मुझे आइडिया नहीं है कि मेरा सामान किधर है, कब तक पहुंचेगा और उसमें क्या डिलेज आ सकते हैं। सिमिलरली जो ट्रकिंग कम्युनिटी है उनके भी अपने चैलेंजेस हैं। तो अगर मैं एक ट्रकर हूं तो मेरे लिए रिलायबल काम लेना और कंसिस्टेंट काम लेना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेरे वो कनेक्शन और वो नेटवर्क कंपनीज के साथ है ही नहीं। उसके बाद ये कि अगर मैं किसी से काम ले भी लेता हूँ तो फिर उसमें वो इंफॉर्मेशन की जो फ्लो आती है मेरे पास कि मैंने किस फैक्ट्री जाना है, वहां पे मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, क्या सामान उठाना है, वो बड़े मुझे अगेन मैनुअल तरीके से आ रही है। कोई मुझे फोन करके कुछ बता रहा है, कोई मुझे व्हाट्सएप कर रहा है। और फिर फाइनली जो चैलेंज आता है सबसे बड़ा, वो ये है कि पेमेंट्स बड़ी यूजुअली डिलेड आती हैं ट्रकर्स को, जिसकी वजह से अगर मैं एक आम ट्रकर हूं तो मेरे लिए वो फाइनेंसेस नहीं है अपने जर्नीज को बार बार सपोर्ट करना, अगर मेरे पास रेगुलरली और टाइमली फाइनेंसेस नहीं आ रहे। तो ये अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में लें तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है आपकी कंपनीज के लिए भी और आपके ट्रकर्स के लिए भी, और ब्रिज लिंक्स एसेंशियली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ब्रिज लिंक्स को एक्सप्लेन करूं तो आप इस तरह सोच सकते हैं कि हम जिस तरह उबर और करीम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि लोगों को गाड़ियों से कनेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसी तरह ब्रिजलिंक्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि बिजनेसेस को ट्रकर से कनेक्ट करता है ताकि वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, ऑल यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बिजनेस हूं और मैंने अगेन वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 कंटेनर मूव करने हैं, एक्सपोर्ट के लिए भेजने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अब इंस्टेड के मैं लोगों को कॉल्स करूं, मैं ब्रिजलिंक्स के पोर्टल पे जाता हूं, वहां पे आई जस्ट टाइप इन कि ये मेरी पिकअप पॉइंट है, ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, ये सामान है, इस डेट को पिक होना है, इस डेट को ड्रॉप होना है, एंड दैट्स इट। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिकली जो बिजनेसेस हैं वो ट्रकर से कनेक्ट हो जाते हैं, ट्रकर्स के पास मोबाइल एप्लीकेशन या व्हाट्सएप के जरिए उनको इन्फॉर्मेशन आती है, वो उस पर बिडिंग कर सकते हैं, रेट फाइनल करते हैं, फिर ट्रकर्स को सारी इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्डर मिल जाती है और शिपर्स को एक लाइव ट्रैकिंग मिल जाती है, और वो लाइव ट्रैकिंग के जरिए देख सकते हैं कि 100 ट्रक हो, 1000 ट्रक हो, वो एग्जैक्टली कब आ रहा है, कब लोड हो रहा है, पूरी जर्नी में किधर किस पॉइंट पे पहुंचा है, कोई मसला, कोई हादसा तो नहीं हो गया, एवरीथिंग टाइम, इफ एवरीथिंग रीचेस टाइमली तो सारी डॉक्यूमेंटेशन भी इनकी डिजिटल हो जाती है, एंड देन फाइनली उनका एंड टू एंड सारा काम जो है वो एक ऑफिस में बैठे बैठे एक पोर्टल के जरिए हो गया है। सिमिलरली जो ट्रकर है उसका भी, आपने अभी सारी सिचुएशन हमें समझाई और बताई है, इसमें क्या आप ट्रैकिंग के मामलात को देख रहे हैं या आप इस पोर्टल के इंस्टॉलेशन के मामला देख रहे हैं, या ओवरऑल जितना भी काम हो रहा है ये आपकी ज़ेरे सरपरस्ती हो रहा है? सब कुछ। सो हमारा काम बेसिकली, हाँ जी, एक प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रकर और शिपर को कनेक्ट करना भी है, फिर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसको एफिशिएंट करना भी है। सो सिर्फ ट्रैकिंग नहीं बल्कि ट्रकर्स को बताना कि यार आप किस तरह अपना सामान अगर मूव करो तो आप पैसे बचा सकते हो, शिपर्स को बताना कि आप किस तरह अगर अपने ऑर्डर प्लेस करो तो आप ज्यादा पैसे अपने सेव कर सकते हो, अपने रूट को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपने ट्रक लोड को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपनी फ्लीट को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो हम ट्रकर्स और शिपर्स को कनेक्ट भी कर रहे हैं और उनकी पूरी जर्नी को ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं। तो ये कि डोमेस्टिक आप सारा कर रहे हैं, मतलब ये नेशनली हम देख रहे हैं इसको एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना है, या फिर इंटरनेशनल भी इसमें कुछ कंटेनर्स वगैरह शामिल है जैसे कि आप शुरू में हवाला दे रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। सो हमने लाइक आई सेड हमने नवंबर 2020 में शुरू किया था, अब हम नेशनली ऑल ओवर पाकिस्तान ऑपरेशनल है। सो हर सूबे में, हर शहर में हम ऑपरेशनल है, और हम 4 टाइप ऑफ मूवमेंट्स को केटर करते हैं। एक आपकी होगी सिटी के अंदर, एक आपकी मूवमेंट होगी डिफरेंट सिटीज के बिटवीन, फिर आपकी मूवमेंट होगी एक्सपोर्ट के लिए, और फिर आपकी मूवमेंट होगी इंपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जब चीज इंपोर्ट की अगर एग्जांपल ले लें, तो क्रॉस बॉर्डर अभी हम नहीं देख रहे,
जब एक माल पाकिस्तान में एंटर हो जाता है फिर उसकी जो मूवमेंट है वहां से हम शुरू होते हैं। सिमिलरली एक्सपोर्ट के लिए जब एक माल एक पोर्ट तक उतार दिया जाता है वहां तक हम देखते हैं। ठीक, तो जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो कंटेनर के ड्राइवर्स हैं या मालिकान हैं, उनके साथ आपका जो कांटेक्ट हुआ, दैट वाज अ चैलेंज उनको ये बावर कराने के लिए कि इस सिस्टम से मुंसलिक होना उनके लिए फायदेमंद है, तो कैसे इस चैलेंज को ओवरकम आपने किया? बिल्कुल। सो देखिए आप अगेन इस इंडस्ट्री में काफी कम्प्लेक्सिटीज है। एक कम्प्लेक्सिटी ये भी है कि आपने अपनी ट्रकिंग कम्युनिटी को कैसे एजुकेट करना है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से इनको फायदे क्या क्या हैं। तो ये शुरू में तो हम बिल्कुल आप समझे कि हम पूरे पाकिस्तान में ट्रक अड्डों में खुद फिरते थे, ट्रक ड्राइवर से मिलना, ब्रोकर से मिलना, ओनर से मिलना, उनको समझाना ब्रिजलिंक्स क्या है, हमारा गोल क्या है, किस तरह हम उनका फायदा दे सकते हैं। बट इवेंचुअली जब एक दफा वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनको फायदे खुद नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब उनको रिलायबल काम मिल रहा है, टाइमली पेमेंट्स हो रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फोन पे मिल रही है, वो अपनी जर्नी इजिली टेक्नोलॉजी के थ्रू, एप्स के थ्रू पूरी कर सक रहे हैं, तो उनको खुद ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि इसके फायदे क्या हैं। हमारे लिए चैलेंज एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, चैलेंज ये होता है कि हम प्रोडक्ट्स को, अपनी एप्स को इतना सिंपली कैसे बनाएं कि अगर कोई बंदा पढ़ लिख भी नहीं सकता या जिसने स्मार्टफोन पहले इस्तेमाल किया भी नहीं हुआ, वो उसको कैसे यूज कर ले। सो दैट इज द रियल चैलेंज, एंड जहां पे इंजीनियरिंग स्किल और आपका टेक्निकल स्किल बहुत काम आता है। तो ये जो एप्लीकेशन की बात भी आप कर रहे हैं, अब वो तमाम ट्रक ड्राइवर्स वो भी उस एप्लीकेशन का हिस्सा हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमारी कोशिश ये होती है कि जितने मैक्सिमम ट्रक ड्राइवर्स हमारी एप्लीकेशन का हिस्सा बने वो बन सकते हैं। अगर वो एप्लीकेशन फॉर सम रीजन नहीं यूज कर सकते तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि व्हाट्सएप एपीआईज के थ्रू, आजकल व्हाट्सएप पे आप काफी कुछ ऑटोमेट कर सकते हो, तो व्हाट्सएप एपीआईज के थ्रू हम उनको सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा दें और सारी थोड़ा सा अगर आप ये भी बता दें एप्लीकेशन का नाम क्या है, और हमारे सुनने वाले अगर किसी को आपसे मुंसलिक करना चाहें, किसी ट्रक ड्राइवर को, किसी कंटेनर वाले को या किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर को, ताकि वो इस सिस्टम से, ब्रिजलिंक से फ़ायदा उठा सके, तो वो क्या प्रोसीजर है और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? बिल्कुल। सो एप्लीकेशन का नाम ब्रिजलिंक्स के नाम से ही है। बहुत अगर आप अपने ब्राउजर पे, कंप्यूटर पे ब्रिजलिंक्स लिखें वहां भी निकल आएगा, एंड्रॉइड आईओएस पे लिखें ब्रिजलिंक्स तो वहां पे निकल आएगा। ट्रक ड्राइवर किसी भी किस्म के हो, आप सुजुकी पिकअप चलाते हो, आप बड़ा 40 फीट ट्रेलर चलाते हो, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। शिपर किसी किस्म का हो, बिजनेस भी किसी किस्म का हो, हम हर सेगमेंट में है। वेदर आपका कोल का बिजनेस है, आपका सीड का बिजनेस है, वेजिटेबल डेयरी का बिजनेस है, आपका स्टील का बिजनेस है, लकड़ी का, फर्नीचर का, कोई भी बिजनेस है, हर बिजनेस को कुछ ना कुछ सामान ज्यादा जो आप लोगों ने हमारे साथ किया, क्या वो सीड के बिजनेस पर है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपने 10 बिलियन US$ तक इसमें आपका आ रहा है, वर्थ आ रही है। बिल्कुल। सो बेसिकली हमने इसको भी क्लैरिफाई कर देता हूं, लास्ट ईयर हमने एक $10 मिलियन का सीड राउंड रेज किया था। वो वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने इन्वेस्ट किया था टू हेल्प अस ग्रो द बिजनेस। हम हर फील्ड में हैं। सो एट द मोमेंट वी हैव द लार्जेस्ट शिपर बेस इन द एंटायर कंट्री। तो आप समझे कि आप जो इंडस्ट्री सोचेंगे, कोई कॉम्पिटिटर? So we have competitors obviously। अच्छा है। नहीं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं हर स्पेस में। जब भी आप कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो अदर कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं। However, हम बिलीव करते हैं कि अगर सॉरी साथ, आपको क्या लगता है कि इस वक्त मार्केट का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो आपके पास है इस वक्त ट्रकिंग और शिपमेंट्स का? बिल्कुल एक स्पेसिफिक नंबर देना तो जरा डिफिकल्ट होगा, बट आई थिंक सिग्निफिकेंट हमारा पोर्शन है। आई थिंक हम अभी लीडिंग इस स्पेस में लीडिंग है। हम लार्जेस्ट शिपर बेस भी और हमारी कैरियर बेस भी, कैरियर से मतलब ट्रकर का हमारा एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक अभी हमारा ही है, और हम हर किस्म की इंडस्ट्री, हर किस्म के सेगमेंट में अब ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक ट्रक ड्राइवर को क्या इंसेंटिव है? वो अगर आपके साथ मुंसलिक होगा तो उसके लिए इंसेंटिव क्या है? अगर वो नॉर्मली काम कर रहा है और आपके साथ कर रहा है, क्या फर्क है? थोड़ा सा अगर ये भी आप गाइड कर दें। बिल्कुल ठीक हो गया। सो मल्टीपल फर्क है, मैं प्रायोरिटी वाइज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला चैलेंज जो एक ट्रक ड्राइवर्स को आता है वो आता है कि कंसिस्टेंट काम कैसे लेना है। आज काम मिल गया, कल किस तरह मिलेगा। ब्रिजलिंक्स के साथ अटैच होने का या ब्रिजलिंक्स से प्लेटफॉर्म लेने का फायदा ये है कि आपको गारंटीड काम मिल रहा है। आपको पता है कि मुझे महीने में इतना काम मिलना ही मिलना है और मेरी इतनी कमाई होनी ही होनी है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको पता है कि जो मुझे पेमेंट्स ब्रिजलिंक्स के थ्रू मिलनी है वो टाइमली भी मिलेगी
और वो यूजुअली मुझे टिपिकल काम से पेमेंट मिलती है उससे ज्यादा मिलेगी। ज्यादा कैसे मिलेगी? जब एक ट्रक ड्राइवर नॉर्मली काम कर रहा होता है ना, तो उसमें वो काफी ज्यादा लोगों से, मिडिल मैन से कम्युनिकेट कर रहा होता है एक काम लेने के लिए। तो मिडिल मैन यूजुअली दैट रखते होते हैं। जब आप टेक्नोलॉजी की रेफर करते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है। जब आप टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली कनेक्ट हो गए हो तो आपका वो मुनाफा जो लोग रखते थे वो अब आपको ही मिलेगा। तो आप इवेंचुअली बिल्कुल आप ज्यादा भी कमा रहे हो, आप रिलायबली भी कमा रहे हो। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको टाइमली पेमेंट्स होती हैं। सो टाइमली पेमेंट बड़ा जरूरी चीज है, क्योंकि एक यूजुअली एक ट्रक ड्राइवर को काम खत्म करने के कोई 2 हफ्ते बाद पेमेंट होगी। और इसमें चैलेंज ये आता है कि दे डू नॉट देन, अगर उन्होंने अगला काम लेना है तो उनके पास फ्यूल के या किसी भी और चीज के पैसे अपनी जेब में नहीं है। सो हमारे केस में जब उनको टाइमली पेमेंट्स होती हैं तो उनको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी होती। उनको पता है मैं काम करूंगा तो मुझे गिवन ड्यू टाइम पे पेमेंट रिसीव हो जाएगी। इंडिकेट शिपमेंट, ये ट्रकिंग मतलब इंडिकेट जो आपका एक फेरा है या जो भी एक वक्त का आपका मामला है, उस वक्त आपकी पेमेंट होती है या मंथली पेमेंट्स हैं आपकी अपने ड्राइवर्स को? उस वक्त की ऑर्डर बाय ऑर्डर, जिस तरह वो ऑर्डर कंप्लीट करते जाते हैं उनको पेमेंट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, अब थोड़ा सा इस जर्नी से आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स 30 अंडर 30 की बात करते हैं। जब इस पर नाम आपका आया, ज़ाहिर एक थोड़ा प्रोसेस होता है, आप अप्लाई करते हैं, फिर आपको बताया जाता है और उसके बाद अनाउंसमेंट्स, ये भी सारा प्रोसीजर और इसके बाद की आपकी मुबारकबादों का सिलसिला, इस पर भी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। सो ऑब्वियसली इट वाज अ बिग ऑनर, एक बड़ी प्रेस्टिजियस लिस्ट है फोर्ब्स 30 अंडर 30, एक काफी ऑनर था इसमें नाम आना। बट मैं कहना ये चाहूंगा कि मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो मेरी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, वो मेरी टीम की अचीवमेंट्स हैं। आप बिजनेस में जो कुछ भी करते हो वो आप सारे मिलके करते हो। एक एक इंडिविजुअल, एक एक टीम मेंबर जो कंट्रीब्यूट करता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक कि इसका एक्चुअल क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता, इसका पूरी टीम को जाता है। आइडियली आई वुड हैव लव्ड कि अगर वो लिस्ट में सारी टीम का नाम डाल देते, बट आई नो कि इस तरह होता नहीं होता। तो पहली चीज तो यही है 30 साल से छोटे हैं जो 30 साल से बड़े उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए। 3 पार्टनर हैं, even though they're slightly older than me, बट इक्वल एफर्ट, इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल कंट्रीब्यूशन थी उनकी भी इस बिजनेस में। क्योंकि ये चीज अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एक इंडिविजुअल के एफर्ट नहीं होता, वो एक पूरी टीम का एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो आई थिंक कि मैं इसमें यही ऐड करना चाहूंगा कि इट वाज वेरी ऑनरेबल, वेरी हम्बलिंग, बट इसका क्रेडिट पूरी की पूरी इसमें तो कोई शक नहीं है। नाम भले आपको, लेकिन वो नाम आपकी कंपनी का, आपके काम का और आपकी टीम का है। दैट्स सो ऑब्वियस। व्हाट्स नेक्स्ट? कोई और चीज, जो कोई और मामला जो आप इसमें ऐड करना चाहते हो? नहीं, ये कंपनी ने यहाँ तक तो नाम और मकाम बनाया, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू ऐड? बिल्कुल, अभी तो हम शुरू हुए हैं, मतलब 1.5 साल हुए हैं, जस्ट स्टार्टेड। हाँ जी, हमने 1.5 साल में काफी कुछ अकम्प्लिश किया है, बट ये एक बिगिनिंग है। देयर इज अ लॉट दैट वी स्टिल वांट टू डू, देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू डू। लाइक आई सेड, ये मार्केट बहुत बड़ी है और अभी मैंने सिर्फ ट्रकिंग की बात की। लॉजिस्टिक्स ओवरऑल इज अ मैसिव इंडस्ट्री। देखिए, हमने जब ये शुरू किया था तो हमारे 2-3 गोल्स थे। हमारा पहला गोल ये था कि हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं जो कि इस मुल्क की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर आप लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट कर सकते हैं। सवाल अपने यूथ के लिए भी लेना है, ठीक है? उन लोगों के अंडर 30 में जब हम माशाल्लाह आपका नाम अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत से अजीज ऐसे हैं जो कि अपने हाथों में अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं और अभी तक शायद वो कॉन्सेप्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा कि हमें नौकरी चाहिए, हमने जॉब करनी है। एंटरप्रेन्योर्स ये कहाँ से कहाँ तक पहुंचे? देखिए, आज हम माशाल्लाह आपका यहाँ पे इंटरव्यू करें, इससे पहले भी हमने 2 खवातीन का और एक मेल का किया। तो क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इससे बढ़कर आगे निकलना है, वरना इस तरह से तो आप मैक्सिमम 30-35 हज़ार की नौकरी से आप अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे? बिल्कुल, देखिए, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज के रिस्क होते हैं। एक बिजनेस शुरू करना एक बहुत ही रिस्की चीज है, ये सारे जानते हैं। इसके लिए बड़ी सैक्रिफाइसेस चाहिए होती है, बट इसका जितना बड़ा रिस्क हो उतना बड़ा रिवॉर्ड भी होता है। तो मैं तो सबको इनकरेज करता हूँ कि आपको इवेंचुअली अपनी जिंदगी में किसी टाइम पे, द अर्लियर द बेटर, बट किसी टाइम पे एक बिजनेस जरूर स्टार्ट करना चाहिए। आजकल के जमाने में बिजनेस शुरू करना इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास सोशल मीडिया के जरिए आपके पास बड़ी बड़ी टूल्स अवेलेबल हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। टेक्नोलॉजी के जरिए बिजनेस शुरू करना एक चैलेंज नहीं है। तो मैं तो सबको ये इनकरेज करता हूँ कि
अगर आपने जॉब करनी है तो एक अच्छी अर्ली स्टेज स्टार्टअप में काम करें ताकि आप सीख सके एक अच्छी बिजनेस बनाने के लिए कोर वैल्यूज क्या चाहिए होती है, और फिर इवेंचुअली अपना बिजनेस शुरू करें। कोई एक प्रॉब्लम उठाएं, आइडियाज को छोड़ें, प्रॉब्लम एक उठाएं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम एग्जैक्टली, और उसको सॉल्व करें। और बिल्कुल ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, आपने भी यही किया, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस पर काम किया और माशाल्लाह आपने नाम कमाया। एंड यू सेड द अर्लियर द बेटर, एब्सोल्युटली राइट। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ऑल द बेस्ट अगेन आपकी पूरी टीम के लिए कि बहुत अच्छा काम आप माशाल्लाह कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मेहमान शख्सियत और एक और सेगमेंट हाजिर होगा। स्टे ट्यून। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून, जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सेलिब्रिटी लाउंज जो है वो हमारा शुरू हो चुका है और आज जो पर्सनैलिटीज वे पाकिस्तान में मौजूद हैं, सियासी करियर तो उनका है ही, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे पढ़कर कि आप ड्रामा निगार भी हैं और मुसन्निफ भी रह चुके हैं। क्योंकि मुसन्निफीन से तो अक्सर गुफ्तगू रहती है, लेकिन जब एक सियासतदान एक ड्रामा निगार भी रह चुका हो वो एक्सपीरियंस भी खासा मुख्तलिफ होता है। क्योंकि आज अगर हम सियासत देखें तो आए रोज कोई ना कोई नई कहानी नजर आ रही होती है। तो शायद आपको टीवी पर ड्रामे कम देखने को मिलते हैं और पॉलिटिकल ड्रामा जरा ज्यादा लग रहे होते हैं। तो हमारे मेहमान आज बने हैं सेनेटर ताज हैदर साहब। 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सिंध से सेनेट के रुकन मुंतखब हुए और फिर सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के चेयरमैन के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर थोड़ा सा ये बताइए कि अभी आप आने से पहले ये कह रहे थे कि आप पर जो था ना कि फौरी तौर पर पहुंचना है, 9.25 मिनट का रास्ता है आपका। आज सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी यहाँ पर पहुंचना कैसा लगा? नहीं, मैं डर के मारे दफ्तर ही नहीं गया। मैंने कहा मैं सीधा यहाँ आ जाऊँ। इतनी सख्त कोऑर्डिनेटर भी नहीं होनी चाहिए। सही बात। बगैर बात में कोई नैब का केस खुल गया, कुछ हो गया के तो कहीं शर्मीन ने आपको कोई धमकी तो नहीं दी थी?
शी इज वेरी स्वीट, बस वो जरा चाहते हैं कि गेस्ट हमारे टाइम पर आ जाए। अमूमी तौर पे जल्दी उठते हैं सर आप, अर्ली राइजर? शी वाज वेरी स्वीट, लेकिन मैं बच्चियों से डर जाता हूँ ना, 3 बेटियों का बाप। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर वो भी इतनी ही डांटी हैं? बेटियां भी इतनी डांटी हैं? नहीं, वो अब बड़ी बड़ी होगी। माशाल्लाह, नाइस। तो अब वो मेरा ख्याल करती हैं। माशाल्लाह। ओके सर, क्या रूटीन रहती है मोस्टली? जी, मोस्टली आपकी क्या रूटीन रहती है? मुल्क की क्या डे रूटीन रोजाना की बुनियाद पर आपकी ये रूटीन? रूटीन बस सुबह उठ के और काम पे जाना और फिर शाम को टेनिस खेलना, बीच में ये हमने अगर ये हाउस वगैरह आ जाता है। फिर सियासतदान की कोई टाइमिंग नहीं होती है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। बिल्कुल, टीवी शोज भी हैं और कमिटमेंट्स भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। चूंकि आपने कहा 3 बेटियां माशाल्लाह बड़ी, आप आपका ख्याल रख रही हैं। ये कहा जाता है कि बेटियों से ज़्यादा अच्छा ख्याल कोई नहीं रख सकता, उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन बस बेटियां दूर हैं, लेकिन फिर भी एक सर पाकिस्तान में नहीं होती? पाकिस्तान में नहीं होती? पाकिस्तान में नहीं होती। ज़ियाउल हक आया तो वो चली गई थी अपनी माँ के साथ। ओके, ठीक हो गया, बाहर चली गई थी। ठीक है सर। मैं कोई 9 साल नहीं देख सका अपनी बेटियों को। 9 साल? हाँ, नहीं, लोगों ने तो बड़ी बड़ी दौरे आमरियत में तकलीफ़ें झेली हैं। मैं तो ज़रा इतना मेरे साथ नहीं हुआ। What was the toughest time? यही था जब बेटियां 9 साल दूर रहीं? ये टफेस्ट था आपके लिए? अल्लाह किसी को औलाद से जुदा ना करे। आमीन। बस है, लेकिन वो जो कोड़े मारे गए लोगों को ये कुछ हुआ, वो मेरे साथ वो नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बार वो वक्त आपको, आप ज़रा उसको रिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। थोड़ा सा सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ड्रामा निगारी एज अ राइटर, वो एक्सपीरियंस कैसा था और वो छोड़ क्यों दिया? देखिए, बहरहाल मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली यहाँ पीटीवी पे, 2 दफ़ा अवार्ड भी मिले। मेरे ड्रामे बाहर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी गए। लेकिन बात ये है कि आप कहानी के ज़रिए आप कोई पैगाम, अपने वक्त की कहानी होती है, किसी किरदार की नहीं होती। खूबसूरत। और उसमें आप कोई देयर इज़ अ डायमेंशन ऑफ द फ्यूचर इन व्हाट यू आर राइटिंग। सिर्फ ये आईना नहीं है, बल्कि ये वो है कि आप यानी ये नहीं है कि दुनिया को आप कैसे देख रहे हैं, दुनिया को कैसा होना चाहिए वो भी आप दिखाते हैं। और जब आप ये दिखाते हैं कि दुनिया को कैसे होना चाहिए, तो बस लोग डंडे उठा के खड़े हो जाते हैं, ख़ास तौर से रियासत, कि तुम कह रहे हो कि ये ऐसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम तो यही करेंगे, ब्रिटिश राज में ही रहेंगे हम तो ये जो है मामलात, ये एक ख़ास तौर से मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां रही हैं, जो दुश्वारियां रही हैं, उसकी वजह से यहाँ अच्छा। फिर तुम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो, ठीक है, तुम्हारी एंट्री यहाँ बंद है। सही सर, अगर आज मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे के हवाले से अगर हम बात करें, आपने जैसे पहले भी कहा कि मैं 9 साल हो गए हैं बेटियों से मिले हुए, ज़ियाउल हक के दौर के, मतलब ज़ियाउल हक की वापसी पर वो चली गई। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही सख्त टाइम देखा है। मतलब हम जितनी भी सियासी जमातों के हवाले से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा शहदा पीपल्स पार्टी से ही निकले हैं। तो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी की? देखो बेटा, अगर तुम इसमें लग जाओ मरसिया खानी में कि हाय ये हो गया, तो वाकई बड़ा सख्त है। और अगर तुम ये समझो कि अच्छा ये कामयाबी हमने हासिल की, ये कामयाबी हमने हासिल की, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और फिर आदत पड़ जाती है। हालांकि मुझे जेल में कभी मज़ा नहीं आया। सर आपने जेल हाँ, मैं हंसता खेलता जाता था, लेकिन वहाँ पे मज़ा नहीं आता था। एक सीरियल मैंने जिस पर मुझे अवार्ड मिला वो कराची सेंट्रल जेल में ही लिखा। और मुझे वक्त भी कटा और पीटीवी ने उसको परचेज भी किया, उस पर अवार्ड भी मिला। सर उस सीरियल का नाम क्या था? सीरियल का था वो है ना फैज साहब का शेर, दर्द के काफिले। दर्द के काफिले। हाँ। अच्छा। कितना अरसा जेल में रहे आप? ज़्यादा नहीं, कई दफ़ा गया, लेकिन छोटे छोटे अरसे के लिए। छोटे जेल मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाई। और आपने भी एंजॉय नहीं यानी मैं वहाँ से भी, उन्होंने कहा बाहर निकलो, कहाँ से भी, ये क्यों अंदर आए। ठीक है, थोड़ा सा सर अब मौजूदा हालात की बात करते हैं और इकॉनमी की बात करते हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने जिक्र किया, इस वक्त जो बजट पेश किया गया है और उसमें जो स्टैट्स सामने आए हैं, बिलखुसूस पीटीआई गवर्नमेंट के दौर में जो कर्ज़े लिए गए, उसकी वजह से जो मुश्किल फ़ैसले अब लेने पड़े हैं। सर अवाम ये राय रखते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
कि हमें स्टैट्स से कोई लेना देना नहीं, कर्जे किसने लिए, किसने कब लिया, कितना लिया, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमारा मसला सिर्फ है कि हमें हमारे हालात बेहतर हों, हमारे बच्चे भूखे ना सोएं, उनके लिए मसला सिर्फ यहीं का यहीं है। इस मसले को हल करने के लिए मौजूदा कोalition गवर्नमेंट किस हद तक काम कर रही है? देखिए, मैं इनको यही कह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाएं, बिल्कुल, आप कंजम्पशन को कम करें। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी प्रोडक्शन के इनपुट्स हैं उनको आपको कम करना पड़ेगा ताकि आपकी पैदावारी लागतें कम हों। ठीक है। आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे कि जिससे कि पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगी तो लामोहल्ला, क्योंकि ये डिमांड साइड का मसला नहीं है, ये सप्लाई साइड बाय का। इंसेंटिव यू मीन सब्सिडी? ऑफ कोर्स, ओके। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कल ही दी है ना, जैसे यूरिया पे, यूरिया पावर पे, डिवीजन को भी दी गई है 1100 अरब की। नहीं, उस पे हम कहाँ दे रहे हैं सब्सिडी? आप आटे पे दे रहे हैं, ठीक है, या आप फर्टिलाइजर पे और बीज पे? और आप चाहते हैं अक्रॉस द बोर्ड हर सेक्टर को मिलनी चाहिए? नहीं, आप अक्रॉस द बोर्ड की बात नहीं, जहाँ पैदावार बढ़े। ओके। प्रॉब्लम यह है कि हमें पैदावार बढ़ानी है, और ये एग्रीकल्चरल पैदावार से हट के है? जी नहीं, गुर्बत तो वहीं पे है, वहीं पर है। गुर्बत तो देहाती इलाकों में बिल्कुल है। ठीक है। तो आप अगर जैसे कि मुराद ने साहब ने किया है कि आप फर्टिलाइज़र पे और बीज पे सब्सिडी देते हैं, आप अगर अच्छी कीमत देते हैं कॉटन की, या और पहले से अगर ये अनाउंस करते हैं, मतलब फसल जब आड़ती के पास पहुंच जाए फिर आप कहें कि जी ये सपोर्ट तो प्राइस फायदा नहीं है, वो आड़ती का फ़ायदा है। लेकिन अगर फसल बोने से पहले आप कहते हैं कि ये हम सपोर्ट प्राइस ये दे रहे हैं, जैसे कि आपको याद होगा गिलानी साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने पहली तकरीर में गंदम की जो सपोर्ट प्राइस थी वो 50% बढ़ाई, और उसकी वजह से हम जो गंदम इंपोर्ट करते थे एक फसल में हम एक्सपोर्ट करने लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादा रकबा, फिर लोग उसमें मेहनत भी करते हैं कि हाँ हमें, तो अब ये इस चीज़ की ज़रूरत है। पता नहीं, मुझे लगता है कि वज़ीर ख़ज़ाना उसी में फंसे हुए हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, लेकिन कोई विज़न, कोई बुनियादी चेंज। जैसा कि मैंने कहा कि जो इनपुट्स की, देखिए आप गरीब तबके को तो दे रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए, बिल्कुल उनकी गरीबी का वो कर रहे हैं। अब पैदावार बढ़े, बाज़ार में चीज़ें आएँ तो कीमतें गिरें। बिल्कुल ठीक बात। तो ये इस चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं इतने दिन से कह रहा था कपास की कीमत बढ़ाएं, अब कपास बोने का मौसम भी निकल गया, कीमत अभी और तक यही वजह है कि फिर किसान कपास नहीं लगाता। नहीं, पानी का भी मसला था, पानी का मसला लेकिन ये कि कपास अगर लगती, उसकी एकरेज बढ़ती, तो हमको बाहर से यानी 1 मिलियन बेल कपास की जो है वो आप बाहर से, बिल्कुल ठीक, $1 बिलियन में मंगाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर सिर्फ 5 मिलियन बेल्स आप ज़्यादा करने लगे, जो कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं, आपने 14-15 मिलियन बेल तक यहाँ पे कपास उगाई है, अब क्यों 6-7 पे पड़े हुए हैं? तो अगर आप वो करते हैं तो आपकी 5 से 6 बिलियन की जो कपास इंपोर्ट होनी थी वो, या पेट्रोल का मामला है। सर आई एम सॉरी, लेकिन कपास ही पर सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब चूंकि आपने कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करनी चाहिए, नहीं की गई, इसलिए किसान ने कपास नहीं लगाई, पानी भी नहीं था, पानी भी नहीं था। अब ये पिछले कई सालों से हम यही मामला देख रहे हैं सर, किसान कपास की तरफ नहीं जा रहा, वो कपास नहीं लगा रहा, वो इलाके जहाँ कपास अच्छी लग सकती है वो नहीं लगा रहा कपास। हाँ, तो क्योंकि अब पानी आएगा। ओके, कपास बोने का मौसम चला गया, पानी अब आएगा, वो चावल और गन्ने के अंदर जाएगा जो कि पानी पीती हैं। बिल्कुल, पानी का अगर उसी रकबे पे आप कपास लगा लें तो आपकी ओवरऑल पानी की जो कंजम्पशन है दैट कम हो जाएगी। यस, दैट शैल गो डाउन, और ये आप कर सकेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट की हो रही है कि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में पानी बहा दिया बिजली बनाने के लिए, आपने स्टोर नहीं किया रिजर्वायर्स के अंदर। आप अगर मार्च तक उसे स्टोर करते और अप्रैल के पहले हफ्ते में उसको जाने देते तो आपको बिजली भी मिलती जिसकी अब ज़रूरत है। यस, और आपको पानी भी मिल जाता है। ये तो बुनियादी से एक मामला है, ये तो आराम से एड्रेस हो सकता है। हैं कि मतलब जो बहुत बेसिक, जैसे कि शुएब ने भी कहा, लेकिन क्या ये तजावीज़ बर वक्त दी नहीं जाती है, दी जाती है तो उन पर अमल नहीं किया जाता? देखो बेटी, मुल्क को एक इम्पोर्ट लॉबी ने जकड़ रखा है।
जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, करना चाहते हैं, मुल्क में पैदा नहीं करना चाहते। 2 आदमी बिठाए, 3 आदमी बाहर से इंपोर्ट कर लिया, बजाय इसके कि 500 आदमी रख के फैक्ट्री चलाएं। ऐसा ही। तो उस इंपोर्ट लॉबी ने हमें जिक्र रखा है। तो वो जो भी मुल्क की पैदावार है उसको आप अगर कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, तब इंपोर्ट बढ़ेगी और तब उस पर मुनाफे बढ़ेंगे। तो हम इसको वी मस्ट टेक इट इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, कि हम Production मुल्क की बढ़ाएं। पैदावार को बढ़ाएं ताकि हमारी इंपोर्ट। बिल्कुल, लेकिन क्या ये लियाकत अली इंपोर्ट खान ने लॉबी, क्या ये इंपोर्ट लॉबी हुकूमत को फैसले लेने नहीं देती, ये आड़े आ जाती है? जाहिर है ब्यूरोक्रेसी उनकी जेब में है। ओके, ब्यूरोक्रेसी उनकी जेब में है। सर ये मतलब 200 पेज की फाइल में उन्हें वो 2 लाइनें नजर आती हैं। ताजहदर साहब ये तो देखिए ना, उसमें उनका फ़ायदा होता है। ये देखिए, ये वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, ये फलाना, ये 2 लाइनें। भाई 200 पेज की फाइल मैंने पढ़ी, आपको यही 2 लाइनें नज़र आएंगी। तो ये जो है ना, इसमें एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। और जो हमारी पुरानी सक्सेस हैं स्टोरीज़, लियाकत अली ख़ान ने PIDC बनाई। लियाकत अली ख़ान गल्फ़ के अंदर मुफ्त गंदम भेजते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पब्लिक सेक्टर के अंदर इतने बड़े बड़े इदारे बनाए। अब ये चीज़ है कि पब्लिक सेक्टर हैज़ टू लीड। पब्लिक सेक्टर आगे बढ़ेगा तो प्राइवेट सेक्टर जो है आगे आएगा। 5 ईयर प्लान आप बनाएंगे, मैक्रो कंट्रोल स्टेट का रहेगा और उसमें प्राइवेट सेक्टर को सारी सहूलतें देंगे। लेकिन पब्लिक सेक्टर खुद अपना पैसा डाले, जैसे कि हमने थरकोल के अंदर किया है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर फिर जब आगे बढ़ेगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। नाउ दे हैव पुट द इकोनॉमी ऑन इट्स हेड कि पहले बाहर से आएगा इन्वेस्टमेंट, और हर एक लगा हुआ है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, उन पे नैब के केस बना दो, क्यों नहीं ला रहे बाहर से। ये तो बेवकूफ़ी है। वही पहले आप अपना करें। यानी कोई 25 साल थरकोल रुका रहा, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने डिसीजन लिया कि ये सिंध की मिल्कियत है और सिंध इसे बनाएगा। सिंध की हुकूमत में 54% इक्विटी डाली, सारा प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, और थरकोल जो है, अब थरकोल में इस वक्त हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3rd फेज़ की है वो $27 पर टन है। ओके, मिफ्ता इस्माइल अभी परसों कह रहे थे कि जो इम्पोर्टेड कोल है वो $300 पर टन पे हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ 105 किलोमीटर की रेलवे लाइन डालनी है, जिस पे सिर्फ 32 बिलियन खर्च होंगे, और ये हम नहीं कर पा रहे। नहीं कर रहे। सर, जिस वक्त लेकिन कल मुझे बजट डिजाइन किया गया, माजरत के साथ, जिस वक्त वफाक का बजट डिजाइन किया गया, क्योंकि कोलिशन की बनी हुई गवर्नमेंट है, तो क्या ये तजावीज़ उस वक्त सामने नहीं आई? नहीं, देखो लड़ना पड़ता है ना एक बात को। यहाँ पे बहुत सी रिएक्शनरी फोर्सेस हैं, अपने अपने मफादात हैं, उन मफादात से लड़ के आपको अवामी मफाद में जाना पड़ता है। अब ठीक है, मैं लड़ा हूँ इस पे। कल ही मुझे रेलवे सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि सर मिस्टर साद रफ़ीक हैज़ सेड दैट वी आर टेकिंग इट अप। ठीक है, और आज 12 बजे 12:30 बजे सिंध के मिनिस्टर आ रहे हैं एनर्जी के, और उस पर फाइनल डिसीजन हो रहा है कि हम ये रेलवे लाइन डालेंगे। रेलवे लाइन हम डालेंगे तो फिर ये थरकोल जो है, अच्छा, फिर जो रेलवे लाइन डालने से हमारा ये भी फ़ायदा होगा कि हम जो फर्टिलाइज़र बनाना चाह रहे हैं कोयले से, यूरिया फर्टिलाइज़र, उसको हम वहीं माइन के करीब लोकेट कर सकेंगे। ओके, रोज़गार भी होगा। हम कोयले से कोल गैस पे जाएंगे। कोल गैस मीथेन है, मीथेन से हम फर्टिलाइजर, थोड़ा सा कोयला जो है वो पूरे मुल्क के लिए यूरिया पैदा करने के लिए काफ़ी है। सही। फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे उसे। तो ये जो है ना, मतलब मैं बिल्कुल एहसान इकबाल के दिस इज़ एन अनयूजुअल टाइम, और हमें ये मुश्किल है, और हमें वो है, और हमें ये, अरे भाई रोने धोने का टाइम गया ना, काम करने का वक्त है। सबको पता है कि उन्होंने क्या किया। वो निकले, पुरअमन तहरीक चलाई, आईनी तरीके से उनको हटाया, हो गया ये। अब जो ये इतनी बड़ी विक्ट्री ऑफ द पीपल है कि 70 साल बाद एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुआ है, इस यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट विक्ट्री। अब जो अगला फ्रंट है, मुनीर ने जो कहा है ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब इकोनॉमिक फ्रंट है। yes. और ये भी मैंने परसों सेनेट में कहा है कि अगर
आप मुल्क से गुर्बत और जहालत और बीमारी का ख़ात्मा आइंदा चंद बरसों में नहीं कर पाए तो आपका आइन, आपकी जमहूरियत, आपकी असम्बलियाँ, ये सब ख़तरे में होंगे। बात यही है, अब एक थ्योरी दे दी है, हर एक यही कह रहा है सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम आता है। नहीं, माशी इस्तेहकाम से सियासी इस्तेहकाम आता है। पहले माशी, और माशी अदम इस्तेहकाम अगर होगा तो फिर इंतशार होगा, और इंतशार के अंदर दहशत गर्दी होगी। तो अब ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत सीधी सीधी हैं, बहुत सीधी। The solutions are very simple and very easy, provided we go in that direction. And easy to implement? जी? Easy to implement? Oh yes, why not? अगर 32 बिलियन में मैं वो डाल लेता हूँ, 32 बिलियन में से मुझे 4-5 बिलियन ही इक्विटी के डालने पड़ेंगे ना, बाकी तो बैंक लोन्स होंगे। और अगर साल भर में वो रेलवे लाइन हो जाती है और ये कोयला हम सारे में सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो खेल ख़त्म। या और भी छोड़िए, ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन, गैस की इंपोर्ट का लाइसेंस उसके पास है। अच्छा, अब वो कहती है जी हम अपनी इंपोर्ट करके और जो ये 2300 गैस स्टेशन है उससे हम गाड़ियों को सप्लाई करेंगे। उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 170 रुपये पर लीटर आती है। तो हमें और आप अगर वो उनको सिर्फ कागज़ दे देते हैं कि हाँ मैंने डाला हुआ है, झगड़ा कर रहा हूँ मैं इस पर, सिर्फ अगर कागज़ दे देते हैं तो आपकी पेट्रोल की इंपोर्ट कोई $2 बिलियन कम हो जाती है। तो आई मीन दिस यू कैन डू नेक्स्ट मंथ, यस, एंड एटलीस्ट यू कैन टेल द पीपल दैट वी आर डूइंग दिस। तो उससे लोगों की उम्मीद बढ़ेगी। हमारा दुश्मन जो है सबसे बड़ा, वो ये गमो यास और नाउमीदी, और ये है कि सारा मुल्क डिप्रेशन में। डिप्रेशन जो है वो एक नारकोटिक बन गया है। जी मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ। हमारी बेगम वो साईं मोहम्मद बख्श का कलाम पढ़ने लगी तो आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मैंने कहा बीबी इकबाल भी है। साईं मोहम्मद बख्श बहुत बड़ा शायर है, बिल्कुल, और उसकी जो जिन गाने वालों ने वो गाई हैं वो माशाल्लाह क्या बात है, बहुत बड़ा शायर इसी खित्ते का है। लेकिन ये कि मेरी बीवी डिप्रेस हो जाती। मैं कहता हूँ नाहिद इकबाल पढ़ो। अच्छा, ये आप इकबाल पढ़ने का तो कहते हैं, और जब अगर वो डिप्रेस हो जाएं तो लेकर बाहर भी चले जाते हैं? नहीं, ये सब मूड है। देखो 1 करोड़ आदमी हमने वतन बदर कर दिया, घर टूट गए, ख़त्म हो गए, दूसरे मुल्कों की मईशत बना रहे हैं वो। हम तालियां बजा रहे हैं कि जी $33 बिलियन तरसीलात ज़र होंगी। अब जिस मुल्क में तरसीलात ज़र उसकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है? यही 1 करोड़ जो बेहतरीन लोग हैं हमारे, वो अगर मुल्क में काम कर रहे हों तो हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ कहाँ से कहाँ चले जाएगी। तो गुड गवर्नेंस यही है कि जितने हमारे वसाइल हैं वो मुल्क से गुर्बत ख़त्म करने में, मुल्क से जहालत ख़त्म करने में, मुल्क से बीमारी ख़त्म करने में लगाया जाए। मैं मुराद को फ़ोन कर रहा हूँ, बिज़ी मिल रहा है उसका फ़ोन, कि मुराद ये जो तुमने एजुकेशन का बजट रखा है 342 बिलियन का, ये जो तुमने हेल्थ का बजट रखा है 220 बिलियन का, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। या ये जो सब्सिडी तुमने दी है। तारिक साहब, एक और अहम मामला फेटफ का इजलास हो रहा है, हिना रबानी साहिबा वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। लगता है आपको हालात इस दफ़ा पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? हम लोग ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे या इंटरनेशनल प्रेशर नहीं रुख ही बदलना है ना। तुमको अगर कराची पोर्ट जाना है तो तुम अपने रेलवे स्टेशन की तरफ तो ना जाओ ना। जो रुख है जिसमें कि आप अपने, यानी मैं इस चीज़ पर ज़िद कर रहा हूँ, जो बहुत से इसके कह रहे हैं कि ये क्या बात कर रहा है ताज, कि आपकी हर इकनॉमिक पॉलिसी, हर इकनॉमिक डिसीजन गुर्बत ख़त्म करने के लिए होना चाहिए। यानी दैट शुड बी द गोल। और अगर आप गरीब की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती है और पैसा सर्कुलेशन में आता है तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक है, आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यानी आप अगर प्रोडक्शन साइकिल के शुरू में इनपुट्स उन पर टैक्स नहीं लेते, फाइनल प्रोडक्ट पे लेते हैं, और प्रोडक्शन साइकिल पर टैक्स ना लेने की वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो आपका फाइनल जो टैक्सेशन है वो उस टैक्सेशन से जो आप वसूल करते
कई गुना ज़्यादा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इससे पहले सर बात की हेल्थ और एजुकेशन के बजट की, और आपने कहा कि मुराद साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उस बजट को बढ़ाया है। चंद साल पहले तक सर ये क्रिटिसिज्म होता रहा है हर सूबे पर कि हेल्थ एंड एजुकेशन के बजट में जो ब्लॉक्ड एलोकेशंस होती हैं वो मसाइल की तरफ लेकर जाती हैं। क्या हम इस मामले को अब इससे निकल आए, अब हम ब्लॉक्ड एलोकेशन की तरफ नहीं जाते? देखो, एक प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि आप उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ट्रू कि मतलब आप प्रूडेंशियली उसे खर्च कर रहे हैं, कितना आपके अफसरान की जेब में जा रहा है और कितना जो है वो ज़मीन पे खर्च हो रहा है, ग्राउंड पे। और इसके लिए हमें बहुत क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए। ओके कि हम उसे देखते रहें कि हाँ कोई चीज़, बचपन में हमारे हर क्लास में एक मॉनिटर होता था जो देखता था कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि नैब ने करप्शन मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और ख़ुद भी वो इतने करप्ट हो गए। मैं चाहता हूँ कि तजवीज़ में दे रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट के अंदर आप सूबाई असम्बली या मरकज़ी असम्बली वो एक अच्छी रेपुटेशन के शख्स को मुकर्रर करें, लोग जिसके पास जा सकें, और हर तीसरे महीने वो असेंबलियों के सामने अपनी रिपोर्ट रखें कि जी हमें ये शिकायत आई थी, हमने ये कार्रवाई की। तो दिस विल बी अ प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है, दैट्स व्हाट यू डू। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सियासत पर सर, आइंदा आने वाले इंतखाबात पर आपकी राय लेना चाहूँगा। क्या ये तासुर ठीक है कि पीपल्स पार्टी विल फोकस ऑन सिंध एंड PMLN विल फोकस ऑन पंजाब? चूँकि ये हमने माजी में देखा कि पीपल्स पार्टी थोड़ा सा पंजाब से निकली है, सिंध तक महदूद हुई है। क्या मामला ऐसे रहेगा PMLN इन पंजाब एंड पीपल्स पार्टी इन सिंध, या कि नहीं पीपल्स पार्टी यहाँ जड़ें मजबूत कर रही है? नहीं, ये तो नहीं है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आइडियोलॉजी, दो पिलर्स हैं जिस पे पार्टी खड़ी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस समटाइम्स लीड टू डिबेकल्स। ठीक है। अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप नीचे तक बना सकते हैं, सिंध का मैं सेक्रेटरी जनरल था और मैं अब वक़ार मेहंदी सेक्रेटरी जनरल हैं, वार्ड लेवल तक हमारी तंजीम बनी हुई है। ओके यानी अभी जो हो रहे लोकल बॉडी इलेक्शंस 6227 उसमें नशिस्तें हैं, 960 बिला मुकाबला हम जीत चुके हैं। यानी उस पर पीपल्स पार्टी के अलावा कोई आया ही नहीं। तो ये सिर्फ इसलिए है कि हमने कोने कोने में, हर गांव गोट रास्ते में हमारी आपने ऑर्गेनाइजेशनल की मजबूती पे काम किया, मतलब निचली सतह पर आपने तंजीम साजी मुकम्मल कर रखी है। देखिए, आइडियोलॉजी की कोई कमजोरी नहीं है। कॉमरेड जहांगीर बदर के जनाजे में मैं गया तो मैं मैदान तक पहुंच नहीं पाया। कोई 3-3 किलोमीटर तक खलकत थी। पंजाब के दोस्तों से मैंने कहा कि ये कौन लोग हैं, ये दूसरी जमातों के घरे ताजवाई हमारी। मैं कहा इतने लोग अगर कॉमरेड के जनाजे में आए हैं तो फिर क्या परेशानी, यू ओनली हैव टू ऑर्गेनाइज देम। यस। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के या दूसरे सूबों के हर गली कोचे में उसका कारकुन मौजूद है और वक्त है इसको ऑर्गेनाइज करें, और क्योंकि सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसका फायदा, और गरीब के लिए, गरीब की अगर कोई जमात है तो वो ये जमात है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे आप इस सेगमेंट में। देखिए वक्त इसी तरह से गुजर गया और बहुत शुक्रिया कि आप वक्त पर आए, क्योंकि बहुत से मेहमान ऐसे हैं जो वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपकी वक्त की पाबंदी पर देखकर। डू यू नो आई विल बी 25 मिनट्स लेट इन द सेनेट सेशन। अपॉलॉजीज फॉर दैट सर, थैंक यू। लेकिन इजाजत मैंने ले ली। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म, मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।